एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 114 यानी 114 एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, जो नाम के बंदे को स्लेव बना लिया गया था जो एक फेदरमैन था, और जैसा फेदर सिटी में अटैक हुआ था, उस अटैक के बाद उन्होंने हेवनली विश यूज करके अपने आप को टेलीपोर्ट करवा रहे थे। और हमें पता है वो टेलीपोर्ट कहाँ होने वाले हैं, ऑफकोर्स सीधा टाई बर्नशेंक के ब्लेस्ड लैंड के अंदर एज अ अर्थली कैलेमिटी बन के। अब देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे, क्योंकि इस बार तो सीन अलग होगा। स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड 140। लेट्स स्टार्ट। फेंगयुआन ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया। फेंगयुआन कहता, लगता है जुओ जोंग को एनस्लेव करने के बाद मेरी बैटल स्ट्रेंथ कोई खास एक्सपेक्टेशन के लायक नहीं रही। जुओ जोंग फेदर गु इमोर्टल कहता है, ये जगह है कहाँ? जेंगलिंग का चेहरा तुरंत ही बदल गया। जेंगलिंग कहता है, बुरा हो गया, ये एक ह्यूमन गु इमोर्टल का बेस्ट लैंड है, हमें अर्थी क्लैमिटी समझ के यहाँ भेज दिया गया है। टाई बायशेंग लीड लेते हुए और हाई लाउलन और फेरी लिशान धीरे धीरे फेदरमैन की तरफ उड़ के आए। पिछले जन्म में फेंगयुआन ने ताई बायशेंग को ट्रिब्यूलेशन पास करने में मदद की थी, पर उन्हें इनवाइट नहीं करा था। मतलब ये क्या कहते हैं इन लोगों को, हाई लाउलान और फेरी लिशान को। इस जन्म में फेंगयुआन ने प्लान बनाया कि अर्थी क्लेमिटी का यूज करके उन्हें एक तरीके से अपना बना ले, कुछ मतलब दबा दे, प्रेशर डाला जाए। इसलिए इन दोनों को बुलाया गया था। ताई बायशेंग का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, पर अंदर से शौक था और खुशी भी थी। ताई बायशेंग सोच में कहता है, फेंगयुआन ने मुझे बोला था कि वो इस क्लेमिटी को डिड्यूस कर सकता है और मुझे स्टेप समझाए गए थे। तब मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या, पर अब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे उसने मुझे बोला था। मतलब मैं डेफिनेटली इस क्लेमिटी को पास कर लूंगा। हाई लाउलान और फेरी लिशान भी अंदर से हिले हुए थे। फेदरमैन क्लेमिटी बहुत रेयर और अजीब थी, पर फेंगयुआन ने इसे एक्यूरेटली प्रेडिक्ट भी कर लिया। ये मतलब नॉर्मली हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थी क्लेमिटीज मतलब प्रेडिक्शन नहीं किए जा सकती उसकी। इसी वजह से उनको पास करना मुश्किल होता है। पर फेंगयुआन ने एक ऐसी मतलब एबिलिटी जगा दी, ऐसी दिखा दी, मतलब जगाई वगाई कुछ नहीं, उसे तो पहले से पता था, लेकिन ये दूसरों को दिखा रहा है कि मैंने तो ऐसी एबिलिटी जगा दी कि कोई टक्कर में ही नहीं है भाई के। जैसे कोई डिवाइन वेपन, अगर ट्रिब्यूलेशन के पहले प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाए तो सक्सेस के चांस टेरिफाइंग लेवल तक बढ़ जाते हैं। इस वक्त फेदरमैन जेंगलिंग का दिल बिल्कुल टूट गया था। पिछले जन्म में जब उसने फेंगयुआन और ताई बायशेंग को देखा था तो उसके दिल में थोड़ा कंटेम्प्ट था, पर अब फेरी लिशान रैंक 7 थी, ऊपर से हाई लाउलन ग्रेट स्टंट ट्रू मार्शल फिजिक की ओनर, और ताई बायशेंग खुद जिसकी क्लेमिटी यहाँ पे आई हुई है प्लस लैंड में, वो खुद भी यहाँ का ओनर। तीनों एक साथ आए तो उनके ऊपर जो इमोर्टल गु का मतलब एक तरीके से वो ऑरा भी यूज नहीं कर सकते, कुछ नहीं यूज कर सकते क्योंकि ब्लेस लैंड के अंदर है। मतलब इमोर्टल गु यूज कर सकते हैं, मॉर्टल वाले गु यूज नहीं कर सकते, तो एक रेस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई है। और ताई बायशेंग का खुद का ब्लेस लैंड है, तो मतलब थोड़ा देख रहे हो ना, इस बार इनको थोड़ा डर लगेगा ना फेदरमैन को, इसलिए। और इससे जेंगलिंग पर मेंटली बहुत बड़ा प्रेशर भी पड़ा। आगे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं थी, समझ ही गए होगे कि क्या हुआ। ताई बायशेंग ने अपना इमोर्टल को एबिलिटी लैंडस्केप एज बिफोर दिखाया, और फेदरमैन के जो थ्रेड था उसके इमोर्टल प्राइमेसी के लिए खत्म हो गई। पिछले जन्म में भी सिर्फ फेंगयुआन और ताई बायशेंग के साथ ही ये फेदरमैन बार बार बेवकूफ बने थे। इस बार सिचुएशन और भी खतरनाक थी, क्योंकि हाई लाउलन और फेरी ईशान भी थे, और जुओ जोंग और यूफी अंदर से थोड़ा बहुत ट्रेटर्स निकले थे एक तरीके से। जुओ जोंग ट्रेट, देखो यूफी तो शायद मार दिया उसको, और जुओ जोंग जो था वो तो स्लेव है, तो एक तरीके से ट्रेटर निकले इनके लिए, तो यही बात है। मतलब अपने लिए नहीं, फेदरमैन के लिए तो ट्रेटर है ना, क्योंकि स्लेव बन गए। लड़ाई के बाद जेंगलिंग दोबारा मारा गया, पर ताई बायशेंग और बाकी लोगों ने बचे हुए फेदरमैन को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया। ये गलती फेंगयुआन ने पिछले जन्म में की थी। इस बार उसने डिसाइड किया कि वो वही मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा। ये फेदरमैन मार्केट वाले फेदरमैन जैसे नहीं थे, ये इमोरियल ग्रीन हेवन वाले फ्रेगमेंट वर्ल्ड वाले जनरेशन वाले आफ्टर जनरेशन, जो मतलब ओरिजिनल जो जनरेशन थी ना फेदरमैन की, जो रेंजो में थी, उस जनरेशन से आए हुए बंदे हैं ये, समझ रहे हो ना, वो वाले हैं एकदम ओरिजिनल ब्लड लाइन वाले। इनके अंदर पुराने फेदरमैन की नेचर थी, ये फ्रीडम खोना, एकदम सुसाइड, मतलब मर जाएंगे, फ्रीडम नहीं चाहिए बस। इसलिए ताई बायशेंग ने उन्हें फोर्स नहीं किया, बल्कि एक तरीके से नेगोशिएट करते हैं ना वैसे करवाया। जुओ जोंग और यूफी के लीड में, एक मिनट, यूफी तो मर गया था, ये जिंदा हो गया, पता नहीं इसका क्या सीन है। जुओ जोंग और यूफी के लीड में फेदरमैन स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड की तरफ चले गए। उनके आने से फेंगयुआन का वेस्टर्न डिजर्ट में डेवलपमेंट एक नए स्टेज पर पहुंच गया। उसके एक तरीके से मतलब होता है ना, पोटेंशियल बढ़ गया। और ये उसका सिर्फ एक हार्वेस्ट नहीं था। इवेंट के बाद हाई लाउलन ने इनडायरेक्टली फेंगयुआन से क्लैमिटी प्रिडिक्शन के बारे में पूछा। फेंगयुआन ने जानबूझकर एक बिटर स्माइल दी और बोला, कहता है, तुम्हें लगता है मेरे पास ऐसी एबिलिटी है? भूलो मत, पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क मेरा मास्टर है, और ताई बायशेंग भी उसका एक डिसिपल है। हाई लाउलन ने सोचा, अंदर ही अंदर मतलब वो सोची कि हाँ समझ गई वो, ये एबिलिटी इतनी पावरफुल है कि फेंगयुआन के पास खुद नहीं हो सकती। मतलब
उसे ऐसा समझ आ गया कि ये जो एबिलिटी है फेंग युआन की नहीं, पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की है। ऐसे ही हाई लेवलर और फेरी लिशान का पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के लिए जो मतलब था ना ओहदा, वो बढ़ गया। फेंग युआन ने इनडायरेक्टली उन्हें हेवनली हिट करा, जो फ्यूचर में ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए उसके फायदेमंद होगा। पर ज़ो ज़ोंग को एनस्लेव करने के बाद फेंग युआन की सोल पर बहुत हैवी बर्डन आ गया। ड्रीम पाथ मॉडल को रिफाइन करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इस वजह से उसको लुओपो वैली के लिए डिज़ायर और इंटेंस हो गई, यानी अब अगली बारी लुओपो वैली की है। अगर उसके पास लुओपो वैली और डांगोन माउंटेन दोनों एक साथ आ जाएँ, तो चाहे सोल पाथ में एक कुछ भी हो, वो एकदम टट्टी हो, टट्टी से सुनहरी मतलब खतरनाक ही बन जाएगा। सोल फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। पर अभी लुओपो वैली जाने का टाइम ही नहीं था। पिछले जन्म में हाई चैंग की सोल हाई लॉलन के हाथ लगी थी, और उसने सोल सर्चिंग से जो इन्फो मिली थी, उसका कुछ हिस्सा फेंग युआन के साथ शेयर भी किया था। फेंग युआन जानता था कि इस वक्त लुओपो वैली शैडो सेट के सीक्रेट स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका है, यानी एक बेस। हर जगह ग्रुप फॉर्मेशन लगे हुए होंगे वहां पर। पिछले जन्म में भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल फेंग जूजे की लीड में अटैक किया था, और तब भी वो फॉर्मेशन इतने स्ट्रांग थे कि क्वीन बादशाह के वो जो लोग थे उन्हें रोक पाए थे, होल्ड कर पाए थे। यानी कितने पावरफुल होंगे हम समझ सकते हैं। अभी तो पूरी की पूरी वैली शैडो सेट के लोगों से भरी हुई होगी। एकदम भाई ऐसा होगा कि मैं ड्रैगन के घोंसले में चला जाऊंगा और अपने गले पे चाकू रख के अपना ही गला काट लूंगा। ऐसे ही मेरी हालत हो जाएगी अगर मैं अभी गया तो। फेंग युआन को सही वक्त का वेट करना था, तब वो जाता आगे। अब आगे देखते हैं। फेंग युआन बहुत पेशेंट रख रहा था, यानी बहुत सही अपने आप को बहुत पेशेंस में रख रहा है, ताकि आगे देखे जाएगा जो होगा बस फ्लो के साथ बहो, ऐसा हो रहा था उसके साथ। ताई बानशिन को ट्रिबुलेशन पास कराने के बाद उसने ड्रीम पाथ मॉडल को रिफाइन करना स्टार्ट करा। स्प्रिंग ड्रीम फ्रूट कलेक्ट किए, और गट्स गो प्लस एरी फायर ड्रैगन पैंथम जो थे ना, उनको ट्रेड का जो था, मतलब ट्रेड करना, इधर से उधर बिजनेस करना, उसको एक्सपेंड कर दिया। जल्दी ही उसके मंथली प्रॉफिट पिछले जन्म वाले ही हो गए, जो पहले 2000 थे वहीं तक पहुंच गए। इसके मल्टीपल रीजन भी थे। पिछले जन्म में वेस्टर्न डिजर्ट में एक तरीके से सूटेबल बायस ढूंढने के लिए उसको टाइम लगा था, लेकिन अब एक्सपीरियंस के बाद सीधा कांटेक्ट कर लिया और बिना एफर्ट के टाइम सेव कर लिया। दूसरा फायदा ये हुआ कि स्टोन नेस्ट से हेरी मैन अब सिर्फ गट्स गू रिफाइन कर रहे थे, पहले जैसे स्टार थॉट गो और यूजलेस वर्म्स मतलब डिफाइन नहीं करे थे, इसलिए टाइम भी बच रहा था और गो भी रिफाइनमेंट ज़्यादा तेज हो रही थी। स्टार फर्म वेस्टलैंड को रिलोकेट करने का भी प्लान तो था नहीं, क्योंकि हाई लॉलन बाकी के साथ अलायंस ऑलरेडी बन गया था। फ्यूचर में करना पड़ सकता था, पर अभी तो अर्जेंट नहीं था। यानी जो बीच में वो सीन हुआ था, उसे इतने सारे गूल लेके रिलोकेट करा था, वो वाला सीन अब हट गया, यानी अभी वो वैसे का वैसा ही है। फेदरमैन ने एक तरीके से अपना कारवां बनाकर उसके लिए डील्स करना स्टार्ट करा, जिससे उसको वेस्टर्न डिजर्ट में बहुत फ़ायदा भी होने लगा। आइडेंटिटी भी छुपी रहेगी ना। और फेदरमैन का रियल यूज़ अब समझ आने लगा था, पर फेंग युआन अभी केयरफुल टेस्ट कर रहा था। उसने सारे फेदरमैन अभी नहीं भेजे। उसका लॉन्ग टर्म प्लान था कि पॉपुलेशन ग्रो करना, ताकि फ्यूचर में फेदरमैन स्लेव ट्रेड हो सके। स्लेव ट्रेड टर्म्स में हेरी मैन फेदरमैन से ज़्यादा बेटर थे, बट फेदरमैन रॉकमैन से ज़्यादा वैल्यूबल थे। स्पेशली वेस्टर्न डिजर्ट, हर साल बहुत ही फेदरमैन सेक्रीफाइस होते थे, डिमांड हमेशा वहाँ पे हाई ही रहती थी। फेंग युआन पेशेंसली डेवलप कर रहा था इन चीज़ों को। इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के साथ साथ इमॉर्टल मटेरियल भी एक्यूमुलेट कर रहा था। टाइम तेज से गुजर गया। लांग या लैंडस्पीड फिर से स्ट्रॉन्ग एनिमीज ने अटैक कर दिया उस पर। लांग या लैंडस्पीड ने देखा कि दुश्मन बहुत पावरफुल है। उसने इमरजेंसी लेटर फेंग युआन और ताइबानशन को भेजा। दोनों तुरंत ही ब्लेसलैंड पहुंच गए। अंदर हर जगह सिर्फ डेंस फॉग था जैसे पहले था। ना स्काई दिख रहा था, ना ग्राउंड, ना मतलब अपने हाथ तक नहीं दिख रहे थे। लैंडस्पीड ने कहा यह है 12 वेव क्लाउड कन्फ्यूजन फॉर्मेशन, और ये रहे इन्वेडर्स। उसने इन्वेडर्स दिखाए। उसने अपनी स्लीव्स वेव करी और इमेजेस सामने आ गई, जिसमें क्वीन बाय शेंग, जियांग यू, हाई चैंग, शू जोंगजी, ही लांगजी, हुई फेंगजी और एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी जिसका नाम ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस फिजिक वाला था। फेंग युआन प्रिटेंड करता है शॉक होते हुए कि अरे वो लोग, इसे पता है लेकिन फिर भी होते हुए एक्सप्रेशन दिखाया। लैंडस्पीड कहता है तुम मेरे जानते हो। फेंग युआन सीरियस होते हुए कहता है हाँ, ये बहुत स्ट्रांग है। क्वीन बादशाह एक रैंक 7 है, पर रैंक 8 के इक्वल फाइट कर सकता है। लैंडस्पीड शॉक होते हुए कहता है इतना पावरफुल। फेंग युआन कहता है ये फेरी जियांग यू है, इसके पास डार्क लिमिट इमॉर्टल गु है। ये हाई ट्राइब का एल्डर हाई चैंग है, इमॉर्टल गु हाउस रखता है। और ये शू जोंगजी रैंक 6 है, पर स्नोई माउंटेन बेस्ट लैंड का मेंबर है, जिसका सपोर्ट रैंक 8 ओल्ड इंस्ट्रक्टर शूहू करता है। और ये है ही लांगजी, जो ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गो इमॉर्टल है। उसने शूहू का रिक्रूटमेंट रिजेक्ट कर दिया था, यानी स्नोई माउंटेन जाने से मना कर दिया था। और यह है हुई फेंगजी, एक वाइंड पाथ का एक्सपर्ट, नॉर्थर्न प्लेस में पब्लिकली सबसे फास्टेस्ट माना जाता है, यानी सबसे तेज उड़ने वाला है, भागने वाला जो भी मान लो। रैंक 8 गो इमॉर्टल से भी बच के निकल जाता है ये बंदा, इतना पावरफुल है, मतलब इतना फास्ट है। लैंडस्पीड का चेहरा एकदम से भाई वो खराब सा हो गया। फिर उसने ब्लैक रॉक वाले गो इमॉर्टल की तरफ पॉइंट करा। फिर बोला तुमने सबका बात तो बता दिया, लेकिन ये कौन है, ये मिस्टीरियस बंदा कौन है? फेंग युआन जानता था, पर प्रिटेंड किया कि कंफ्यूजन दिखाया कि अरे मेरे को नहीं पता। फेंग युआन ने कहा इसने अपना फेस कवर किया है और इमॉर्टल
किलर मूव भी यूज़ कर रहा है, बहुत मिस्टीरियस है। मैं डिडक्शन ट्राई करता हूँ, अगर पता चला तो बता दूँगा वरना नहीं पता चलेगा। उसने फिंगर्स पिंच करी और स्टार मतलब जो स्टारलाइट होती है ना बॉडी में चमकने लगी। इमॉर्टल वो ऑरा और ऊपर उठ गया और जैसे ही जनरली एकदम ऐसे दिखा रहा है कि सच में कर रहा है लेकिन एक्टिंग कर रहा है ये बंदा। लैंड्स फिर सोचा, वो कहता है पहली बार इसे डिडक्शन करते देख रहा हूँ, शायद इसका विज़डम पाथ का अटेनमेंट लो नहीं है। कुछ देर बाद स्ट्रेट फेड एकदम हुआ। फेंग युआन ने एकदम एक्सप्रेशन बदला। फेंग युआन कहता है ये इमॉर्टल ज़ॉम्बी है और उसके पास 10 एक्सट्रीम फिज़िक है और उनमें से जिसका एक का नाम है ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस फिज़िक, ये वाली है इसके पास। लैंड्स पर शॉक होते हुए कहता है तुमने इतनी जल्दी डिड्यूस भी कर लिया। ताई बाइशेंग स्माइल करते हुए कहता है वो तो नेचुरल है, फेंग युआन एक विज़डम पाथ का ग्रैंड मास्टर है। लैंड्स पर शॉक देते हुए कहता है क्या विज़डम पाथ का ग्रैंड मास्टर? उसने फेंग युआन को अब अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करा। फेंग युआन शांत हो गया। फेंग युआन आगे कहता है एनिमी बहुत स्ट्रांग है, हम डेंजर में है। लैंड्स पर एकदम चक्कर कर गया। वो कहता है वरी मत करो, अगर थोड़ा टाइम होल्ड कर लिया तो मैं किसी भी गू इमॉर्टल को कैप्चर कर सकता हूँ। फेंग युआन प्रिटेंड करते हुए अलर्ट होते हुए कहता है क्या ओ मतलब तुम्हारे पास कोई हिडन हेल्प भी है क्या जिससे तुम इसे कैप्चर कर लोगे? लैंड्सपेड थोड़ा-सा स्माइल के साथ कहता है और थोड़ा प्रोवोक करते हुए कहता है, "तुम इतने यंग हो के विज़डम पाथ ग्रैंड मास्टर हो, क्यों ना तुम ही डिड्यूस करो कि मेरी कॉन्फिडेंस का सोर्स क्या है?" फेंग युआन नेचुरली जानता था कि वो रैंक 7 8 मतलब जो रैंक रैंक 7 कह दिया मैंने सॉरी रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन का यूज़ करेगा और अब उसने पता क्या करा, उसने तो बोल दिया लैंड्सपेड ने कि जा तू खुद ही सोच लेना, खुद ही पता कर, मैं क्यों बताऊँ अगर तू इतना ही बड़ा एक्सपर्ट है तो। तो भाई अपना फेंग युआन ने वही नाटक चालू कर दिया अपना। नाटक चालू करा फिर कहा फेंग युआन कहता है मैं डिड्यूस नहीं कर पा रहा। मैंने पहले भी ट्राई किया था लांग या ब्लेस लैंड के लिए पर कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला। अब भी वही सेम है। और ये लैंड्स पर थोड़ा सा हंसते हुए कहता है हा हा हा। उसने फेंग युआन के शोल्डर पे थोड़ा सा हाथ रखा और ज्यादा कुछ रिवील नहीं करा। वो अब मतलब इमॉर्टल गो हाउस अटैक और डिफेंड दोनों कर सकता है और रैंक 8 मतलब रैंक 8 रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन बहुत ही टेरिफाइंग है। मान लो अगर फेंग युआन ने बोल दिया तो फिर गलत हो जाएगा ना, थोड़ी दिक्कत आ जाएगी क्योंकि भाई इतनी बड़ी चीज़ उसे कैसे पता हो सकती है, क्या पता उस पे कोई सील लगी हो, किसी को नहीं पता चला आज तक, इसे कैसे पता चल जाएगा? मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है कि मतलब एक्सपोज़ हो जाए इसलिए। डिफेंसिव मेथड सिर्फ अटैक के अगेंस्ट नहीं होते बल्कि डिडक्शन के अगेंस्ट भी डिफेंस करते हैं। फेंग युआन ने यहाँ पे प्रिटेंड किया कि उसकी डिडक्शन फेल हो गई। ये बिल्कुल लांग या लैंडस्पेड की एक्सपेक्टेशन के अंदर ही था क्योंकि उसे भी पता था फेल होना ही था और उसके नज़रिए से नेचुरल था। चाहे फेंग युआन कितना भी टैलेंटेड हो, उसकी कल्टीवेशन अभी भी रैंक 6 थी। रैंक 8 इमॉर्टल को हाउस रिफाइनमेंट कोल्ड्रॉन के सामने कोई चांस ही नहीं था। फेंग युआन अंदर से कहता है कहता है फेल दिखाना तो नॉर्मल है, अगर मैं सक्सीड हो जाता तो लैंडस्पीड अलर्ट हो जाता मेरे से, इसलिए अच्छा है मैंने फेल दिखाया। लैंडस्पीड ऑब्सेस्ड एकदम प्योर होते हैं, यानी जो उनका जो प्योरिटी है, झूठ नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो ना, झूठ नहीं बोलते, ऊपर से एकदम प्योर होते हैं, पर स्टूपिड नहीं होते। अगर लैंडस्पीड की ओरिजिन लॉन्ग हेयर इंसेक्टर है, जो कि एक लेजेंडरी बंदा था, उसका दोस्त भी था जिसका नाम इमॉर्टल यी यान था, एक विजडम पाथ गो इमॉर्टल जिन्होंने प्रॉस्पेरी ऑफ अ 3 वनरेबल्स बनाई थी। हिस्ट्री में इतना फेमस नाम, इसलिए लैंड स्पीड को विजडम पाथ गो इमॉर्टल की कैपेबिलिटीज के बारे में ना समझ है, यानी वो जानता है कि कितने कैपेबल होते हैं विजडम पाथ वाले। अगर फेंग युआन कुछ ज़्यादा ही डिड्यूस करता तो वो सोचता कि एक रैंक 6 गो इमॉर्टल ऐसा कैसे कर रहा है, डेफिनेटली इसके पीछे कोई पावरफुल एक्सपर्ट है जो मेरे रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन की डिफेंस को तोड़ के ब्लेस लैंड के सीक्रेट देख पा रहा है। ऐसा सोचते ही लैंड स्पीड बहुत ही वरी हो जाता, फेंग युआन के अगेंस्ट गार्ड अप कर लेता। और याद रखना चाहिए कि लैंड स्पीड लॉन्ग हेयर इंसेक्टर की ऑब्सेशन है। लॉन्ग हेयर इंसेक्टर एक हेरी मैन था, ह्यूमंस प्लस वेरिएंट ह्यूमन के लिए नेचुरली वरी होना तो रहता ही है। फेंग युआन की पिछली लाइफ में उसका ये सस्पिशियस नेचर क्लियर ही दिख चुका था। हम जानते हैं कि उसका जो सेकंड नेचर है लैंड स्पीड का, देखा था हमने कितना चोमू वाला था वही। फेंग युआन फेंग युआन जब क्लोज हो पाया था लैंड स्पीड के, वो मेनली एक ही वजह थी क्योंकि थीविंग हेवन डीवन वनरेबल का इनहेरिटेंस पाया था, लेकिन हम जानते हैं असलियत में नहीं पाया, उसने झूठ बोला था। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लैंड स्पीड को फेंग युआन के 3 बार गो रिफाइनमेंट की हेल्प करनी पड़ेगी। अगर ये कंडीशन ना होती तो एक ह्यूमन जैसा फेंग युआन कभी लैंड स्पीड के साथ इतना क्लोज आ ही नहीं पाता। फेंग युआन को स्टार थॉट इमॉर्टल गो और ऑल आउट एफर्ट गो चाहिए था इमॉर्टल लेवल का, पर वो लास्ट अपॉर्चुनिटी वेस्ट करना नहीं चाहता था क्योंकि उसके लिए लैंड स्पीड के साथ रिलेशन मेंटेन करना वैल्यूबल था। लैंड स्पीड ने काउंटलेस ईयर्स अपने ब्लेस लैंड में गुजारे हैं, ट्रेजर येलो हेवन के थ्रू ट्रांजैक्शन के अलावा उसका आउटसाइड वर्ल्ड से सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट था, वो था मो तानसांग। उसे पता था कि ग्रेट वेल्थ ग्रीड अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो हमेशा लो प्रोफाइल रहता था। नेचुरली उसका ट्रस्ट लेवल बहुत ही लो था। पहले फेंग युआन वीक था, इसलिए लैंड स्पीड उसके ऊपर ज्यादा मतलब सस्पिशियस नहीं रखता था कि अरे ये तो चोमू चीटी है, कुछ नहीं कर पाएगा। पर अब जब फेंग युआन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज दिखाने लगा, लैंड स्पीड का अलर्ट होना थोड़ा सा मतलब हो ही गया।
अपने बेड के पास एक आउटसाइडर स्नेक को कैसे अलाउ करूँ, ये होता ही था नेचर। पहले फेंगयुआन एक इनोसेंट व्हाइट रैबिट जैसा था, अब विज़डम पाथ या ग्रैंड मास्टर जैसा पॉइज़नस स्नेक बन गया था। सिचुएशन पिछले जन्म जैसी डेवलप हुई थी। लैंडस्पिट ने फेंगयुआन को एक क्लाउड बिल्डिंग गार्ड करने भेजा। इससे पहले फेंगयुआन ने सजेस्ट किया कि हाई लॉलन और फेरी लिशान को बैटल में इंक्लूड करे। ताई बायोशंग ने भी एश्योरेंस दिया, पर लैंडस्पिट ने रिजेक्ट कर दिया। शू जोंगजी के अगेंस्ट इस बार फेंगयुआन ने नया तरीका यूज़ करा। पिछली लाइफ के स्नीक अटैक के बजाय डायरेक्टली ओपनली फाइट की। लड़ाई इंप्रेसिव थी, पर विक्ट्री का मतलब विक्ट्री मिली। शैडो सेट के रेनफोर्समेंट आ गए और फेंगयुआन ने खुद ही पीछे हट गया। शू जोंगजी को किल करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए इस बार उसने किल नहीं करा। उसके पास इमॉर्टल गू प्लस लाइफ स्पैन गू थे, पर उन्हें नहीं ले सकते थे। बेटर था कि छोड़ दें ताकि वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल के अगेंस्ट लड़ सके। फेंगयुआन ने सोचा कि लांग या लैंडस्पिट को अर्ली वार्निंग दे और अरेंजमेंट्स को करवा दे ताकि रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन जो शैडो सेक्ट है ना, शैडो सेक्ट ग्रुप को पहले ही मार दे। पर थोड़ा सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो ऐसा नहीं करेगा। यानी वो सोच रहा था कि पहले ये जो रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन है इसका यूज़ करके इनको ही पकड़ ले और यूज़ कर ले। लेकिन अब उसने सोचा कि यार फ्लो के साथ बहने देते हैं, ये नहीं करेंगे, यानी चोरी होने दो। तो रीज़न उसने क्या दिया, पहला रीज़न ये दिया कि शैडो सेक्ट डायरेक्टली डील करना रिस्की था। क्वीन बाईशंग बहुत पावरफुल है। फेंगयुआन उसके अगेंस्ट कॉन्फिडेंट नहीं था। शैडो सेक्ट और ज़ॉम्बी अलायंस के बीच कोई सीक्रेट लिंक भी है जो उसको पता नहीं, इसलिए पीछे हटना बेहतर। दूसरा रीज़न उसका ये था कि अगर शैडो सेक्ट डिफीट हो जाता तो लूट का सबसे बड़ा हिस्सा रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन का होता, और मतलब लांग या लैंडस्पीड को ज़्यादा फायदा, फेंगयुआन को कुछ खास नहीं मिलता। शैडो सेक्ट का बेस लुओपो वैली भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल के हाथ लग जाता और फेंगयुआन को कुछ नहीं मिलता। तीसरा रीज़न ये था कि फेंगयुआन को नॉर्थल पैंस के शैडो सेक्ट मेंबर चाहिए थे सेंट्रल कॉन्टिनेंट इमॉर्टल को ब्लॉक करने के लिए। यानी वो लोग आएंगे तो ये आपस में लड़े मरे ताकि लुओपो वैली में कुछ फायदा मिले। अगर शैडो सेक्ट यहाँ पे एलिमिनेट हो गया तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल सीधा फेंगयुआन तक आ जाते। और चौथा और लास्ट, फेंगयुआन को ऑलरेडी अंदाजा था कि ये तियान माउंटेन बैटल के मास्टरमाइंड शैडो सेक्ट के ही थे, क्योंकि ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटिंग ब्रिलियंस ज़ॉम्बी इन्वॉल्व था वहाँ पे। अगर शैडो सेक्ट यहाँ एलिमिनेट हो जाता तो ये तियान माउंटेन बैटल में अनएक्सपेक्टेड थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती, जो फेंगयुआन के सारे प्लान को खराब कर देता। इसलिए फेंगयुआन ने डिसाइड किया कि लांग या ब्लेसलैंड के डिफेंस बैटल को नेचुरली फ्लो के साथ बहने दे, जो जा रहा है जाने दो, जैसा पिछली ज़िंदगी में हुआ था ऐसा होने दो। उस रिजल्ट को अल्टर करना ज़्यादा रिस्की था। अगर डिसएडवांटेज हो जाते तो बेनिफिट्स है मतलब ज़्यादा नहीं होते और दिक्कत भी आ जाती, यानी कुछ भी खराब हो सकता था। इसलिए फ्लो के साथ बहने दो, जैसा हो रहा था होने दो। अब आगे सीन दिखाते हैं कि आवाज़ आती है, डैम इट! ये टाइम पे ही होना था क्या? क्वीन बादशाह ने अपने फेस को टाइट करा। सामने का बैटलफील्ड देख के उसके चेहरे पर गुस्सा और नफ़रत साफ-साफ दिख रही थी। वो कहता है पीछे हटो। कुछ सेकंड बाद उसने ऑर्डर दे दिया। रिट्रीट क्यों? फेरी जियांग यू शॉक हो गई। लुओपो वैली पे अटैक हो रहा है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के कोई इमॉर्टल 88 रॉन्ग बिल्डिंग के कोलैप्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्वीन बादशाह ने ट्रांसमिट करा। उसका जो इन्वेस्टिगेशन हम तक कैसे आ गया ये पूछे जा रही थी फेरी जियांग यू। क्वीन बादशाह आगे कहता है, हेवेंसविल बहुत ही वास्ट है, लगता है रीज़न है। हमारी पहले वाली एक्शन बहुत लाउड थी। फाइनल प्लान की तैयारी में हेवेंसविल ने रोक दिया। ये तियान माउंटेन पर उसका ऑब्स्ट्रक्शन भी और स्कैरी होगा। दोनों ने लाइटिंग स्पीड से ट्रांसमिट करके बात करी और किसी ने कुछ नहीं सुना। थोड़ी देर बाद क्वीन बादशाह ने शैडो सेट को लांग या ब्लेसलैंड से रिट्रीट करवाने का ऑर्डर दिया। ताई बादशाह कहता है ये तो भाग रहे हैं। उसने रिलीफ की सांस ली। हाई लॉलन कहती है डैम इट! वो फिर से बच निकला। वो उसने अपने दांत एकदम पकड़ लिए क्योंकि ये किसको मारने के चक्कर में थी, हाई चैंग को। फेरी लिशान चुप रही। वरी के साथ वो एकदम देख रही थी। हैरी मैन गो इमॉर्टल एकदम पीछे चीयर कर रहे थे, पर फिर एकदम दुख भी था उनको। इस फाइट में उन्होंने खून बहाया था। ट्रेटर्स भी एक्सपोज हुए थे। लाइफ एंड डेथ का क्रूअल सीन देखकर उसका दिल हिल गया था। लांग या लैंडस्पिट ने हेवनली जायंट सोलार तोड़ दिया। आंखें लाल थी। गुस्से में उसने बोला, ये लोग सोचते हैं हैरी मैन को इजीली बुली कर लेंगे। आज का ह्यूमिलिएशन में खून का बदला खून से लूंगा। इस फाइट में फेंगयुआन ज्यादा एक्टिव नहीं था, जैसे उसकी लास्ट लाइफ में हुआ था। पहले फेंगयुआन और बाकी मॉर्टल गू हाउस क्लाउड बिल्डिंग डिफेंड किए, पर शैडो सेक्ट ने तोड़ दिए। 12 वेव क्लाउड बिल्डिंग कंफ्यूजन फॉर्मेशन भी तोड़ दिया। इंकमैन गो इमॉर्टल क्वीन बाईशंग के हाथ से तुरंत मर गया। और लैंडस्पिट जो स्टॉल टाइम प्लान था वो फेल हो गया। टेंशन एकदम बढ़ गई। और पिछली लाइफ में इसी क्रूशियल मोमेंट में लैंडस्पिट ट्रांसफॉर्म हुआ था इसी दिक्कत पर। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार फेंगयुआन ने एडवाइस दे दी कि एक एशियन बैटल फॉर्मेशन का यूज करो। डेस्परेट होकर लैंडस्पिट ने उसका आइडिया सुना और तुरंत ही रिप्लाई करा, एशियन बैटल फॉर्मेशन किलर मूव से कम डैमेज ब्लेस लैंड को ही होगा। मजबूरी में उसने हेवनली जायंट सोलार यूज करा। फेंगयुआन ने कहा सिर्फ हमें कुछ नहीं होगा, लोग और चाहिए होंगे। लैंडस्पिट थोड़ा सा हेजिटेट हुआ
उसके पास 10 से ज़्यादा हेरीमैन गो इमॉर्टल थे जो रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन हैंडल कर रहे थे। उसको ऑलरेडी ट्रेटर का डाउट था। फेंग युआन ने एंटिसिपेट किया। फेंग युआन कहता है मेरे पास रिलायबल हेल्प है, टेंशन मत लो, हमारी दोस्ती स्ट्रांग है, मैं तुम्हारा सीक्रेट लीक नहीं करूंगा। तुम बस उन्हें हेवनली जायंट सोलार में समन करो, लड़ने के बाद हम रिवॉर्ड दे देंगे, बाद में देख लेंगे उनका। लैंडस्पेड पहले थोड़ा सा रेसिस्ट करा कि अरे नहीं नहीं, पर क्वीन बाईशंग और उसकी टीम फियर्स अटैक कर रही थी तो ऑप्शन नहीं था। और ये हेवनली जायंट सोलार होने के बाद भी वो स्लोली लूज हो रहा था। तो फाइनली उसने मान गया। फेंग युआन ने क्या करा, वही फेरी लीचेन और हाई लॉरेन को बुला लिया, पावर बूस्ट हो गई। शुरू में तुम भी सोच रहे होगे कि ये दोनों कहाँ से आ गए, तो इनका रीजन ये था आने का। पर हाई चेंग के पास इमॉर्टल को हाउस डार्क विजन था, वो रेसिस्ट कर रहा था। क्वीन बाईशंग के पास 5 फिंगर फिस्ट स्वॉर्ड हार्ट वाला था, तो वो सोलार डैमेज को भी हैंडल कर रहा था। सिचुएशन थोड़ी सी स्टेबल लग रही थी, फिर थोड़ी बहुत बिगड़ भी रही थी। लैंड्स पे थोड़ा सा फोर्स्ड हुआ। उसने हेरी मैन को इमॉर्टल्स को बैचेस में रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन से सोलर भेजना शुरू करा और बैटल इंटेंस हो गई। लैंड्सपेड का दूसरा पर्सनैलिटी फाइनली आ गया, यानी इस बार आया। और कम से कम 3 बैचेस के बाद क्वीन बाईशेंग का चांस पकड़ा और ट्रेटर्स को एक्टिवेट मतलब जो एक्टिवेट किया और रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन चुरा लिया। एक तरीके से वही हुआ एंड में जो पिछली बार हुआ था। पिछली बार भी एक ट्रेटर ने हेल्प करी थी क्वीन बादशाह की और रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन चुरा लिया था, वही दोबारा से हो गया। उसने कई कोर इमॉर्टल को लूट लिए और शू जोंगजी और 2 ट्रेटर्स के साथ भाग गया। फाइट के बाद फेंग युआन ने फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल ताई बाइशन को दे दिया, हाई लॉन और फेरिलिशान को ले जाने के लिए। और इससे क्या हुआ, इससे ना उसने अलायंस एग्रीमेंट का अपना हिस्सा पूरा कर दिया। उसने हाई लॉरेन को हाई चेंग के मारने का एक चांस दे दिया जो उसने बोला था, लेकिन वो उसे यूज़ नहीं कर पाई, तो वो फेंग युआन की गलती नहीं है, वो उसकी गलती है। फेंग युआन की तरफ से तो ये फेल नहीं था। बैटल के बाद हाई लॉरेन और फेरी लिशान बहुत सस्पिशियस हुए लांग या लैंड स्पीड के बारे में, पर फेंग युआन चुप रहा। एग्रीमेंट में इन्फो ओपनली शेयर करना कंडीशन नहीं था। उनको लगा फेंग युआन एक मिस्ट्री है, डीप बैकग्राउंड वाला बंदा है, शायद इसका लिंक पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क से हो। पहले उसने एटीट्यूड गू मतलब हमसे बोरो करा, यानी उधार लिया। अब लैंड स्पिट यानी लांग या लैंड स्पिट का यूज करके हाई लेवल की साइड का जो कॉन्फिडेंस था उसे तोड़ दिया। ये फेंग युआन को ब्लेजिंग हेवन डेमोनस के अगेंस्ट जो कॉन्फिडेंट बनाने का आगे जाने का प्लान था। आगे जाके ये आएगी डेमोनस, तो उसके आगे अब एटलीस्ट फेंग युआन के पास भी कोई बैकअप होगा ना दिखाने को। मतलब ओपनली नहीं दिखा सकता, हमें पता है वो कैसा बैकअप है, कोई सपोर्ट नहीं देने वाला लैंड स्पिट अपनी बात पे आए तो वो। लेकिन एक तरीके से उसे दिख गया ना कि अरे पावर होगी इस बंदे के पास, है ना, झूठ वाली पावर वैसे ही। साथ ही वो फ्यूचर के लिए ग्राउंड वर्क कर रहा था, शायद हाई लॉलन के साथ मिलकर लांग या लैंड को कैप्चर करे। आइडियली वो लैंड को सोलो प्रेजेंस करना चाहता था, पर रियलिटी क्रूरल थी। ये उसका बैकअप प्रिपरेशन था कि अगर दिक्कत हुई तो भाई हाई लॉलन को ले लेंगे, वरना तो अकेले ही कैप्चर करेंगे। बैटल के बाद लैंड स्पीड अपने दूसरे पर्सनैलिटी में शिफ्ट हुआ। ब्लेस लैंड रिलोकेट करने का डिसीजन लिया, साथ ही नया सिस्टम क्रिएट करा। लांग या सेक्ट और फेंग युआन को एक तरीके से एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर बनाया, यानी बाहर वाला एल्डर। फेंग युआन ने एग्री भी कर लिया कि मैं मतलब बन जाऊंगा। बैटल का रिवॉर्ड लेने के लिए फेंग युआन ने ऑल आउट एफर्ट को रेसिपी मांगने के बजाय एक और चीज़ डिमांड की। फ्यूचर में अगर वो डेंजर में फंसा तो लांग या सेक्ट को उसको रेस्क्यू के लिए इमॉर्टल गू मतलब इमॉर्टल्स को भेजना पड़ेगा। इस तरह फेंग युआन ने पूरे लांग या हेरी मैन गो इमॉर्टल को अपनी साइड पे ही कर लिया कि आगे जाके ये मेरी हेल्प कर ही देंगे। लांग या लैंडस्पिट ने फेंग युआन को एक सेक्ट मिशन दिया। उसने आईसी प्लेन के अंदर डीप जाके सुपर ट्राइब के कांटेक्ट में आना था, जो रॉकमैन और स्नोमैन से अंडरग्राउंड मतलब जो उन्होंने बनाए थे अपने बेसेस, वहां पे जाना था फेंग युआन को, ये मिशन था। लैंडस्पिट ने कहा ये मिशन कंप्लीट करोगे तो मैं तुम्हें कुछ इमॉर्टल गू रेसिपी रिलीज कर दूंगा तुम्हारे लिए। सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट यूज करके तुम अपनी पसंद के इमॉर्टल गू रेसिपी भी एक्सचेंज या बोरो कर सकते हो। फेंग युआन ने सोचा, मैं क्या पहले ये इमॉर्टल गू रेसिपी देख सकता हूँ? मतलब तो लैंडस्पिट ने कहा ऑफकोर्स तुम नाम तो देख ही सकते हो। फेंग युआन ने देख लिया। उसके वास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस के बावजूद वो थोड़ा सा हिल गया। लैंडस्पिट ने डजन्स ऑफ इमॉर्टल गू थे, यानी ये जो ब्लेस लैंड था इस जगह पर, लेकिन रेसिपी का काउंट फेंग युआन के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। मैक्सिमम 200 से ज़्यादा रेसिपीज लैंडस्पिट ने उसके सामने रख दिए। फेंग युआन को कुछ रेसिपी तुरंत ही अपने लिए यूजफुल भी लगे। फेंग युआन कहता है क्या मैं कोई और मिशन चूज कर सकता हूँ? लैंडस्पिट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। लैंडस्पिट कहता है सेक्ट अभी न्यूली एस्टेबलाइज हुआ है, काफ़ी मिशंस अनअवेलेबल हैं, लेकिन ये मिशन सबसे डेंजरस है, इसलिए ये तुम्हें दिया गया है। अगर तुम मर भी गए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कैरी मैन गो इमॉर्टस असली मेंबर है, उन्हें लूज़ नहीं कर सकता, तुम्हें तो कर ही सकता हूँ। ये बात सच थी। फेंग युआन को हंसी भी नहीं आई है और थोड़ा सा रिलीफ भी उसको मिल गया। लैंडस्पिट कहता है लेकिन टेंशन मत लो, मेरा एम है हेरी मैन का एरा लाना। तुम जैसे आउटसाइडर का सपोर्ट भी चाहिए। मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है जिससे तुम अपना बॉडी हेरी मैन में चेंज कर सकते हो।
अगर तुम ट्रू हेरी मैन बन गए तो मैं इमॉर्टल गू स्टोरेज ओपन कर दूंगा और तुम कंट्रीब्यूशन पॉइंट यूज करके इमॉर्टल गू एक्सचेंज या बोरो भी कर पाओगे, हा हा हा। उसने फेंगयुआन के शोल्डर पे हाथ रख के एकदम थोड़ा एनकरेज करा था। फेंगयुआन को इससे फर्क नहीं पड़ा, उसका थॉट था कि क्या वो फेमिलियर फेस का यूज करके हेरी मैन बनकर लैंड स्पीड को मतलब पागल बना सकता है। पर उसने आइडिया तुरंत ही ड्रॉप कर दिया क्योंकि फेमिलियर फेस अब एक तरीके से इनकम्प्लीट कॉपी है और ओरिजिनल फेमिलियर फेस लांग या लैंड स्पीड का ही बनाया हुआ था। तो वो एक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड चूतियापा था क्योंकि भाई मतलब क्यों करेगा कोई, सिंपल सी बात है ना। तुम मतलब वही बात हो गई मजदूर को खोदना और छोड़ो। फेंगीमा ने सोचा असली हेरी मैन बनने का प्लान मैं कॉन्सिडर नहीं कर सकता, यानी नहीं बनूंगा। ह्यूमन ही इस वर्ल्ड के असली मास्टर हैं। रिमोट एंटिक्विटी एरा से ही ऐसा है। इस डायरेक्शन का पलटना पॉसिबल ही नहीं। लॉन्ग हेयर इंसेक्टर को भी अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ी थी। अभी ये सिर्फ एक लैंड स्पिट है, वो क्या ही कर लेगा, बस एक विजुअल सिंकिंग है इसकी फ्यूचर वाली। पेंगुइन को लैंड ये जो लांग या सेट था फ्यूचर उसका वीक लगा था क्योंकि इसका जो सेक्ट लीडर है यानी अपने लैंड स्पिट वो थोड़ा चोमू है ना, इसलिए उसकी लास्ट लाइफ के 500 ईयर में सेक्ट हेवनली कोर्ट के हाथ से डिस्ट्रॉय हो गया था। अगर हेवनली कोर्ट नहीं तो कोई और इमॉर्टल फोर्स तो कर ही देता। ह्यूमंस ही रूलर्स हैं, वेरिएंट ह्यूमन का स्टेटस तो कभी भी चेंज नहीं होगा। फेंगयुआन का पूरा प्लान सिंपल था, लैंड स्पिट से मैक्स बेनिफिट लेना, उसका सेकंड पर्सनैलिटी आना फेंगयुआन के लिए फायदे का डील था। ओरिजिनल लैंड स्पिट एक तरीके से ज़्यादा बात नहीं करता था, ना ही सेक्ट बनाता, ना फेंगयुआन को एल्डर बनाता, ना उसकी हेल्प मतलब करता फ्यूचर के लिए। लेकिन ये जो अभी वाला था लांग या ये वाला था ल्यूपो वैली का 100 डेज बैटल धीरे धीरे अब पास आ रहा था और ये वाला जो लैंड स्पिट था ना ये हेल्प भी कर देता था। फेंगयुआन ने अपने हुई मॉडल बेस्टलैंड लौट आया। रेस्ट लेते हुए बहुत सारे ड्रीम पाथ मॉडल को बनाने लगा। साथ ही उसने इमॉर्टल को रिफाइन करने के लिए ह्यूज अमाउंट में इमॉर्टल मटेरियल गैदर किए। एक महीने में उसने सारे स्प्रिंग ड्रीम फ्रूट कलेक्ट कर लिए और भी ज़्यादा ड्रीम पाथ मॉडल को रिफाइन किए, अपनी पिछली लाइफ से भी ज़्यादा मतलब कर लिए। 2 महीने बाद ताई बर्नशंग ने अपनी तरफ से रिलेशन सेटल कर दिए और फेंगयुआन ने अर्थ टाइड का चांस यूज़ करके ईस्टर्न सी आ गया, यानी यूलू ब्रेसलैंड का सीन आ रहा है अब। ईस्टर्न सी यूलू ब्लेसलैंड का सीन अब दिखाते हैं। फेंगियोन और ताइबाशेंग को इमॉर्टल ज़ॉम्बी शानांग जियांग ने एंट्रेंस का लीड दिया। शार डिमन मुस्कान के साथ कहता है ताई बाई भाई हम तो फिर मिल गए, हा हा हा। उसने आगे बढ़कर ताई बाई के कंधे पे हाथ रखा। ताई बाई ईस्टर्न सी में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रहा था, लेकिन इमॉर्टल गो मैनस बिफोर और लैंडस्केप बिफोर की मतलब बिफोर की वजह से ना अच्छी खासी रेपुटेशन बन गई थी। जब शार डिमन ने यूलो ब्लेसलैंड पर अटैक किया था ताई बाई की मदद से बहुत काम वो आई थी और उसने रिकवर कर दिया था डैमेज को। फिर शार डिमन ने फेंगियोन की तरफ देखा। उसने कहा सर आप जरूर ताई बाई के भाई के दोस्त हो। विजडम पाथ चेन डाओ ताई बाई के दोस्त मतलब मेरे भी दोस्त। फेंगिवान ने थोड़ा मतलब अच्छे से मुस्कुराते हुए हाँ में हाथ मिलाया। वो कहता है मैं बस एक वंडरर हूँ यानी घूमने वाला, इतना बड़ा टाइटल डिजर्व नहीं करता। उसका शरीर मतलब एक तरीके से सीधा चेहरा हैंडसम स्कॉलर जैसा था, सफ़ेद स्किन थी, नाक एकदम बड़ी सी थी, गहरी आंखें थी और स्माइल के साथ एकदम परफेक्ट जेंटलमैन लग रहा था। इस लाइफ में फेंगिवान ने अपना भेस बदला था और विजडम स्टार नाम मतलब एक तरीके से टाइटल दिया था और फेमिलियर फेस का पावर स्ट्रांग था। शार डीमन जैसे लोग उसकी आइडेंटिटी का पता ही नहीं लगा पाए। तभी शार डीमन की वाइफ शू बाई मन ने बोला सुना है सर विजडम पाथ प्राइमरी है और स्टार पाथ सेकेंडरी कल्टिवेट करते हो। ताई बाई ने आपकी बहुत तारीफ की है, क्या कोई डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा, कुछ बता सको तो बता दो। पिछली लाइफ में फेंगिवान ने उल्टा कहा था, यानी स्टार पाथ उसका प्राइमरी है और विजडम पाथ सेकेंडरी, लेकिन इस बार उसने विजडम पाथ को ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंचा दिया था, इसलिए उसने डायरेक्ट ही उल्टा बोल दिया कि अरे इस बार मैं ज़्यादा वो उसमें हूँ आगे। तो फेंगिवान ने सर हिला के आगे कहा आप लोग नेचुरली कजिन्स हो मेरे कल्टीवेशन लेवल को लेके। ओह सॉरी कज़िन्स कह दिया मैंने वो मतलब एक तरीके से क्यूरियस होता है ना इच्छा रखने वाला इंसान कि आप बहुत इच्छुक हो कि आप मेरा कल्टीवेशन जानना चाहते हो, तो वो कहता है कि ठीक है मैं एक छोटा सा डेमो भी दिखा देता हूँ। और इस बार उसकी बातों में थोड़ा एरोगेंस क्लियरली दिख रहा था, यानी दिखा रहा है अपनी विजडम पाथ वाली वो कि अरे हम तो होते ही एरोगेंट हैं। शार डीमन और सुबाईमन थोड़ा सा दूर थे। ताई भाई अंदर ही अंदर थोड़ा वरिड था, वो भी थोड़ा हट गया कि यार देखते हैं कि क्या दिखाएगा। तभी बो डान का चेहरा थोड़ा खराब हुआ क्योंकि फेंगिवान की एंट्री का स्टेटस से एक तरीके से थ्रेटन कर रही थी, क्योंकि फेंगिवान विजडम पाथ का था ना, इसलिए हम जानते हैं बो डान की कैसे जलती है। सबकी नज़र फेंगिवान पर थी। वो एक हाथ पीछे रखा एक फेदर फैन से चेस्ट के सामने वेव कर रहा था। उसने आसपास देखा, बैटलफील्ड अभी भी फ्रीजिंग रेन फॉरेस्ट अर्थ किलर मूव में था। बर्फ और स्नो मॉन्स्टर कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब कर रहे थे। फेंगिवान ने कामली कहा डिडक्शन कंप्लीट होता है। सब एकदम शॉक्ड हो गए, कहा इतनी जल्दी। सुबाईमन थोड़ा सा एकदम कुछ ज्यादा इज्जत देने लगा, कहा सर 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 बिना नॉइस के
फ्लॉस रिड्यूस कर लिए, ट्रूली अमेजिंग। फेंगयुआन ने हाथ हिला के कहा, नहीं मैडम, फ्लॉस रिड्यूस करना टाइम लेगा, मैं कुछ और ही डिड्यूस किया है। एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी तुरंत ही कहता है, फिर क्या डिड्यूस किया? फेंगयुआन कहता है, ये बैटलफील्ड किलर मूव का नाम फ्रीजिंग रेन फॉरेस्ट अर्थ है। सब एक तरीके से स्टंट रह गए। शार्डिमन की आंखों में शार्प लाइट थी, गुस्सा उभर रहा था, लेकिन सुबाई मन ने उसे सीक्रेटली रोका। बोडान ताना मारते हुए कहता है, चैन डाओ, मजाक कर रहे हो क्या? ये सबको पता है, इसी वीक एबिलिटीज के साथ लॉर्ड शार्डिमन को बेवकूफ बनाना चाहते हो क्या? ये तो सबको ही पता है किसका नाम ये है, ये तुम क्या बता रहे हो? सुबाईमन हल्की सी हंसी, कहती है, बोडान शांत हो जाओ, शायद भाई चैन अभी अपनी असली एबिलिटीज दिखाएंगे। पेंगुआ ने सर हिला के कहा, नहीं मैडम, वही मेरा डायरेक्शन है। क्या यार, क्या मजे ले रहा है ये। सुभाईमन का चेहरा थोड़ा-सा अजीब हो गया। शार्डिमन गुस्से में एकदम आँखें फाड़ के देखने लगा। ताई बॉयशेंग आगे आया, फेंगयुआन के सामने खड़ा होकर कहा, ताई बाई अपने दिल पे बोझ लेके स्माइल के साथ कहता है, लॉर्ड शार्डिमन, मेरी गलती है। भाई चेन हमेशा डिडक्शन पीसेस में बताते हैं, मुझे भी तंग करते हैं, यानी हाफ-हाफ इन्फॉर्मेशन धीरे-धीरे बताते हैं। मैं भी इस चीज़ से तंग हो जाता हूँ। शार्डिमन थोड़ा शांत हुआ, फिर उसने फेंगयुआन को घूरा। ताई भाई थोड़ा-सा मतलब एंग्ज़ायटी में आ गया। वो कहता है, भाई चेन, फुल डिडक्शन बताओ ना यार, पूरा करो। फेंगयुआन हंस के कहता है, दोस्तों, ये बैटलफील्ड सिर्फ फ्रीजिंग रेन फॉरेस्ट अर्थ नहीं, नीचे एक हिडन मूव भी है जिसका नाम है फाइटिंग सोल बैटलफील्ड, और 8 डोर लेडीरेंथ भी है, और इसके नीचे है अनमूविंग ट्रूप्स। शार्डिमन एक्साइटेड हो गया, वो कहता है, ये सच है? फेंगयुआन ने फैन को वेव करते हुए कहा, मेरा डिडक्शन गलत कैसे हो सकता है? ना, बिल्कुल ना। शार्डिमन और सुबाईमन ने सीक्रेटली एक दूसरे से बात की। शार्डिमन कहता है, अगर ये सही निकला ना, इसका विजडम पाथ तो भाई इनक्रेडिबल होगा, इतना पता लगा लिया। और सुबाईमन ने भी मन ही मन में मतलब बातें करते हुए बोला, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे विजडम पाथ एक्सपर्ट तो स्ट्रगल करते हैं, इसको इन्फो मतलब इसने इतनी जल्दी इन्फो बता दी, मतलब इस चीज़ को हम वेरीफाई कर लें तब तो पता ही चल जाएगा कि कितना इनक्रेडिबल चीज़ होगी अगर ये सच निकल गई तो। अब आगे देखते हैं। बोडान अब थोड़ा वेट करके एकदम देखने लगा। वो कहता है, चेंडाओ, तुम स्मार्ट हो, लेकिन जब तक हम फ्रीजिंग रेन फॉरेस्ट अर्थ के आगे नहीं जाते, कौन कंफर्म करेगा कि तुम सही हो या गलत? पेंगुइन अंदर ही अंदर देख रहा था। पिछली लाइफ में भी उसने बोडान को डिस्ट्रॉय किया था, और इस बार तो शायद इसकी रेड लगने वाली है। गंदा ही इसके साथ कुछ गलत ही होगा इस बार। लेकिन ना फेंगयुआन ना अननेसेसरी ट्रबल नहीं चाहता था। बोडान बार-बार प्रोवोक कर रहा था, इसलिए उसे रिएक्ट करना पड़ा। शार्डिमन मुस्कुराया, कहता है, चैन, बोडान रूड है पर पर्सनल मत लेना। फेंगयुआन कहता है, वो रूड है पर सही बोल रहा है, मेरी डिडक्शन अभी कंफर्म होने में टाइम लगेगा। सुबाईमन सॉफ्ट स्माइल के साथ कहती है, पता नहीं क्यों पर आपसे पहली बार मिलके लग रहा है जैसे पुराने दोस्त हो, मुझे ट्रस्ट फील हो रहा है। अभी कंफर्म नहीं कर सकते पर आप पर विश्वास तो मैं करती हूँ। फेंगयुआन हंसी के साथ कहता है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, ये फ़ैमिलियर फेस का असर है। फेंगयुआन बोला, चेन, हम फ्रीजिंग रेन फॉरेस्ट अर्थ में अटके हुए हैं, तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर तुम इस बैटलफील्ड को जल्दी से अनरावल कर दो, यानी कंप्लीट कर दो, तो अगले लेयर में जाके तुम्हारी डिरेक्शन भी कंफर्म हो जाएगी। फेंगयुआन हंस के कहता है, लॉर्ड शार्डिमन, मुझे कुछ भी कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने मतलब मुझे अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है। तुम लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हो या नहीं करते, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, और तुम्हें प्रूफ़ चाहिए तो हो ही जाएगा, इसके बाद पता चल जाएगा। कुछ देर बाद फेंगयुआन ने बोला, अच्छा, वैसे हेल्प करनी है तो पहले थोड़ा बहुत मतलब बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। शार्डिमन की शक्ल थोड़ी-सी बिगड़ गई। रैंक 6 होते हुए भी फेंगयुआन का ये जो एरोगेंट एटीट्यूड था, उसे पसंद नहीं आया। नॉर्मल सिचुएशन में रैंक 6 तो रैंक 7 के सामने थोड़ा-सा मतलब हम्बल रहता है, क्योंकि रैंक 7 अपना शार्डिमन, तो इसके सामने फेंगयुआन को हम्बल रहना चाहिए था, लेकिन फेंगयुआन तो भाई फुल घमंड दिखा रहा था। पिछली लाइफ में फेंगयुआन ने शार्डिमन को थोड़ा प्लीज़ किया था, क्योंकि उसे ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस जॉइन करनी थी, पर अब फेंगयुआन के पास अर्थ ट्रेंच इनहेरिटेंस था, उसे ज़ॉम्बी अलायंस की ज़रूरत नहीं थी। अब शार्ड डीमन को ही फेंगयुआन की ज़रूरत थी, यूलू ब्लेस लैंड तोड़ने के लिए, तो नेचुरली फेंगयुआन ने ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहा। नेगोशिएशन के बाद शार्ड डीमन ने बड़े प्राइस ऑफ़र करे, फेंगयुआन ने एक्सेप्ट किया और काम स्टार्ट करा। उसके पास था स्टार थॉट इमॉर्टल गू, मतलब सॉरी, उसके पास अभी स्टार थॉट इमॉर्टल गू नहीं था, पर विज़डम पाथ का ग्रैंड मास्टर लेवल था। सिर्फ़ गू मतलब जो मॉर्टल गू था उसका यूज़ करके भी वो बहुत कुछ कर सकता है। सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि पिछली लाइफ़ में उसने ऑलरेडी इस बैटलफील्ड किलर मूव को अनरावल कर दिया था, इसलिए इस बार काम तेज़ी से प्रोग्रेस हुआ। रिजल्ट देखकर सब एक तरीके से शॉक्ड हो गए। पिछली लाइफ़ में फेंगयुआन फुल फोकस बैटलफील्ड तोड़ने में लगा रहा था, पर इस बार उसने सीखने पे ज़्यादा ध्यान दिया कि मतलब ये जो बैटलफील्ड है कैसे बनी है, क्या सिस्टम है, अच्छे से सीख रहा था इसको। बैटलफील्ड किलर मूव के स्ट्रक्चर और गू कॉम्बिनेशन के बारे में फेंगयुआन ग्रेजुअली समझने लगा। कौन से इमॉर्टल गू कोर हैं, कौन से मॉर्टल गू सप्लीमेंट्री हैं, सब उसके एनालिसिस में आ रहे थे। बस अभी इनके कॉम्बिनेशन और वेरिएंट्स को टेस्ट नहीं कर पा रहा था। कभी-कभी आइसी रेन स्नो मॉन्स्टर अटैक करते, पर शार्डिमन और दूसरे इमॉर्टल्स
प्रोटेक्ट कर रहे थे। इस बार फेंगिवा ने पिछली लाइफ की गलती नहीं की, बैटलफील्ड के पावर बढ़ाने के बजाय स्टेप बाय स्टेप अनरावल किया ताकि फ्रीजिंग रेन फॉरेस्ट अर्थ धीरे-धीरे वीक हो जाए। बोडान तो चुपचाप कॉर्नर में बैठा था, उसने फेंगिवान को चैलेंज करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। वो अब क्लियरली समझ गया था कि फेंगिवान की विज़डम पाथ का जो अटेनमेंट है, उससे कई लेवल ऊपर है। आखिर में फेंगिवान के पास बची हुई मॉर्टल स्टार था, जो थॉट गू था ना, वो खत्म होने वाली थी। उसने रोका और 60% बैटलफील्ड को अनरावल कर दिया, बाकी 40% बचा था। शार्ड डीमन थोड़ा-सा इम्पेशेंट होकर बोला, "चेन, तुमने रोक क्यों दिया?" फेंगिवान मुस्कुरा के कहता है, "जल्दी करने से नुकसान होता है। मैं थोड़ा-सा थक गया हूँ, अभी के लिए इतना ही।" शार्ड डीमन अंदर ही अंदर गुस्सा था, पर मजबूरी में स्माइल करा। वो कहता है, "सर, आप सही कहते हो, रेस्ट भी ज़रूरी है। वैसे आप गेस्ट हो, क्या आप मेरे शार्क सी विज़िट करना चाहेंगे? मेरे पर्सनल शार्क फिशिंग बैंक्वेट ईस्टर्न सी का सबसे यूनिक है।" ये सुनकर सब इमोर्टल जेलस हो गए। सबकी नज़र फेंगिवान पे ही टिक गई। फेंगिवान ने थोड़ा-सा प्लेन एक्सप्रेशन बनाया, फिर वो कहा, "फिर तो शार्क डीमन यानी लॉर्ड शार्क को तो थोड़ी तकलीफ देनी ही पड़ेगी।" यानी एक तरीके से उसने कह दिया कि एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। अब आगे देखते हैं। शार्क फिशिंग बैंक्वेट में टेबल फुल थी, टेस्टी डिशेस थी और वाइन की खुशबू हवा में फैली हुई थी। शार्क डीमन और सुबाइमन फेंगिमान के विजडम पाथ स्किल देखकर बहुत ही फ्रेंडली और सही वाला बिहेव कर रहे थे। शार्क डीमन कहता है, बैंक्वेट में डांस एंटरटेन नहीं करेगा तो मज़ा क्या? ये मेरी ट्रेंड फीमेल गू मास्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ में एक्सपर्ट है और सी डीमन डांस के लिए फेमस है। आज तुम दोनों को दिखाता हूँ। म्यूजिक चालू हुआ, डांस वाली जो गर्ल्स थी वो आ गई, एकदम पतली खूबसूरत, स्लीव्स हवा में उड़ती हुई एकदम नाच रही थी। म्यूजिक चेंज हुआ, गर्ल्स थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म हुई, फिश टेल्स आ गई और मरमेड्स जैसी दिखने लगी। फिर म्यूजिक थोड़ा-सा लाइवली हुआ और बैक्स पे उन पे थोड़ी शेल्स सी आ गई और जो गर्ल्स थी वो और भी डांस कर रही थी, यानी रूप बदलता जा रहा था डांस पे धीरे-धीरे। फिर म्यूजिक चेंज हुआ और इस बार हैंड्स क्रैब वाले बन गए और वाइंड क्रिएट करते हुए बोल्ड स्टाइल में थोड़ा-सा डांस हुआ। अलग-अलग ट्रांसफॉर्मेशन और स्टाइल में फेंगिवान थोड़ा-सा शॉक कर दिया ये देख के कि अरे! ये क्या था? ताई बाइशेंग कहता है, ईस्टर्न सी का कल्चर अलग लेवल का ही है, नॉर्थर्न पैंस की रफ ब्यूटी से बिल्कुल डिफरेंट है। शार्डीमन आगे कहता है, "चैन सर, आपका क्या ओपिनियन है?" फेंगिवान कहता है, "बहुत ही खूबसूरत।" अंदर ही अंदर थोड़ा-सा फ़नी फ़ील कर रहा था। पिछली लाइफ़ में फेंगिवान ने बोडान को स्कीम किया और फार्मिंग से सप्रेस भी किया, पर अब डायरेक्ट स्किल दिखाकर शार्डीमन और सुबाइमन को रिस्पेक्ट कमा लिया। उस लाइफ़ में बैंक्वेट में इनवाइट तो मिला था, पर ये जो डांस और सॉन्ग था, ये सब नहीं मिला था और इस बार ये सब मिला था। तो डांस खत्म हुआ, फीमेल गो मास्टर गई। सुबाइमन कहता है, "सर चैन और ताई बाई, कौन-सी सर्वेंट पसंद आई? बोल दो, मैं गिफ्ट कर दूँगा आपको।" ताई बाइशेंग कहता है, मैं तो बुड्ढा हूँ यार, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू।" फेंगिवान कहता है, "मैं सर्वेंट्स नहीं, बाहर वाले शार्क ग्रुप से ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ।" यानी वो सीधा कह दिया कि वो जो बाहर शार्क है ना, पिछली लाइफ में भी क्या हुआ था, फेंगिवान भी गया था वो शार्क पकड़ने के लिए कि कोई काम की मिल जाए और ताई बाइशेंग ने अच्छी वाली शार्क पकड़ ली थी। लेकिन इस बार तो उसने डायरेक्ट ही बोल दिया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और डायरेक्ट आ जाए बात पे। सुबाइमन थोड़ी-सी डिसअपॉइंटेड हुई, फिर वो बोली, शार्क मेरे हस्बैंड के प्राइज़्ड पोज़ेशन है।" शार्क डेमन कहता है, "हाँ, हाँ, बैंक्वेट हर बार कुछ शार्क गिफ्ट किए जाते हैं। रूल सिंपल है, तुम जाके पकड़ लो, जो तुमने पकड़ा वो तुम्हारा, बस एक कंडीशन है, खुद ही कैच करना होगा।" फेंगिवान कहता है, "ठीक है, मैं सबसे वैल्यूएबल शार्क को डिड्यूस कर लेता हूँ। अगर मिल गया तो लॉर्ड शार्डिमन से एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझे दे देंगे।" शार्डिमन कहता है, "सर चैन, अपने मेथड्स दिखाइए ज़रा हमें।" फेंगिवान फेक डिटेक्शन स्टार्ट करता है। स्टारलाइट उसकी बॉडी से निकल कर पूरे प्लेस जो पूरा प्लेस था हर जगह एकदम फैल जाता है। ये बड़ा-सा पैलेस था ना, इसमें फ़िल हो जाता है। बेल्स बजती हैं, सीन कमाल का लग रहा था। शार्डिमन और सुबाइमन शॉक में थे। ये बंदा 3 अलग-अलग इमॉर्टल को यूज़ कर रहा है। विज़डम पाथ में सर चैंडाओ सच में कमाल के हैं। असल में फेंगिवान बस एक्टिंग कर रहा था। थोड़ी देर बाद स्टारलाइट फेड हुआ। फेंगिवान थोड़ा-सा टायर्ड एक्टिंग करते हुए कहता है, फेंगिवान कहता है, "लॉर्ड शार्डिमन, लेडी शुबाइमन, आप दोनों ने एन्स्लेव करके एक रैंक 8 लेवल का वन फिंगर फ्लो शार्क कंट्रोल किया है। मैं डिड्यूस कर लिया है, पर कैप्चर करने के लिए मेरी पावर थोड़ी-सी काफ़ी नहीं है। ये तो शेम की बात है।" दोनों की बॉडी हिल गई शॉक में। शार्क डेमन कहता है, "इतना इतना इतना सीक्रेट भी चैन डाउन ने डिड्यूस कर लिया, इतना बड़ा?" अरे! शुबाइमन यहाँ पे कहती है, "वन फिंगर फ्लो शार्क हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसको हाइड करने के लिए हमने सोंगज़िया डेन से हेल्प माँगी थी। लेकिन जो सर चैन है ना, इन्होंने तो भाई सीक्रेट ही निकाल दिया।" शार्क डेमन कहता है, "आपकी अटेनमेंट भाई सॉन्ग्स या डांस की बराबर है क्या?" फेंगिवान अंदर से अलर्ट हुआ, जल्दी से बोला, "नहीं, नहीं, मैं सॉन्ग्स या डान को बीट नहीं कर सकता। आज बस थोड़ा-सा लक स्ट्रॉन्ग है मेरा।" शार्क डीमन था, वो कहता है, "तो यूलू ब्लेसलैंड में आपने पहले इमॉर्टल को यूज़ क्यों नहीं करा?" फेंगिवान कहता है, "इमॉर्टल को यूज़ करूँगा तो इमॉर्टल एसेंस वेस्ट होगा। अगर मॉर्टल गू से सॉल्व हो जाए तो बेटर होगा, बस टाइम ज़्यादा लगता है।" शार्क डीमन अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसके पास ज़ॉम्बी अलायंस का प्रेशर था। उन्हें फास्ट रिजल्ट चाहिए थे। पर फिर भी स्माइल करा। वो कहता है, "सर चैन, लगता है मेरा पहले का जो
मतलब बातचीत थी वो काम नहीं आई। मेरे को लग रहा है मैंने आपको कम प्राइस ऑफ़र करा है, तो मैं इस बार ट्राई करूँगा आपको ज़्यादा प्राइस देने की। और ये लाइन इसने इसलिए बोली है ना ताकि फेंग युआन को मतलब ये ना लगे कि वो वेस्ट कर रहा है, वो अपना इमॉर्टल को यूज़ करे और जल्दी से काम फ़ास्ट करे, इसलिए। फेंग युआन आगे कहता है, बैटलफ़ील्ड किलर मूव का असली वैल्यू समझते हो ना? अगर लैंड स्पिट ही ना हो तो शार्क डीमन थोड़ा-सा हेजिटेट हुआ। वो कहता है पॉसिबिलिटी कम तो है, हो सकता है लैंड स्पिट ना हो। फेंगयुआन कहता है पर पॉसिबिलिटी है। तब सेफेस्ट वे है कि धीरे से अटैक करना और सब बैटलफील्ड किलर मूव को समझना। शार्क डीमन थोड़ा-सा गुस्सा दबा के फेंगयुआन को मतलब जो डिमांड थी उसे एक्सेप्ट कर रहा था। फेंगयुआन और ज़्यादा प्राइस डिमांड करता है। फाइनली शार्क डीमन के लिमिट्स मतलब उसके लिमिट पे रुकता है। कुछ दिन रेस्ट के बाद फेंगयुआन शार्क डीमन के साथ यूलू ब्लेस लैंड में फिर से गया। इस बार उसने स्टार थॉट इमॉर्टल को यूज़ किया और फ्रीजिंग रेन फॉरेस्ट फॉरेस्ट कह रहा हूँ फ्रोजन अर्थ किलर मूव को एक तरीके से खत्म ही कर दिया। ये इमॉर्टल को फेंगयुआन ने इस लाइफ में रिफाइन कर लिया था, जो पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस और लक की वजह से पॉसिबल हुआ था। अभी वो मटेरियल कलेक्ट कर रहा था, रैंक 6 ऑल आउट एफर्ट को रिफाइन करने के लिए कलेक्ट कर रहा था। टाइम फास्ट गुजर गया था, कुछ महीने बीत गए। फेंगयुआन की मदद से शार्क डीमन ने यूलू ब्लेसलैंड अटैक करना पहले से बहुत ज़्यादा ईज़ी बना लिया। फेंगयुआन ने एक के बाद एक बैटलफील्ड किलर मूव तोड़ दिए। फ्रीजिंग रेन फॉर फ्रोजन अर्थ भी तोड़ दिया, फाइटिंग सोल बैटलफील्ड भी तोड़ दिया और 8 डोर लेजेरिंथ भी तोड़ दिया। स्टार थॉट मतलब को रिफाइन करने के बाद उसके पास स्टार थॉट की कमी नहीं थी। अब बस उसने क्या करा, फ्रीजिंग रेन फॉरेस्ट अर्थ तोड़ा, सोल वाला तोड़ा, बैटलफील्ड वाला तोड़ा, लेडी रिंथ भी तोड़ दिया। 80 से 90% समझ भी लिया और तोड़ भी दिया। इमॉर्टल गो जो इन मूव के लिए ज़रूरी थे उसके पास नहीं थे, पर फिर भी ये गेन बहुत ही बड़ा था। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग बैटलफील्ड किलर मूव के बारे में बहुत डीप हो गई थी। लाइट ऑफ विजडम यूज़ करके फेंगयुआन कॉन्फिडेंट था कि एक दिन वो अपना खुद का यूनिक बैटलफील्ड किलर मूव बना लेगा, इमॉर्टल को यूज़ करके, क्योंकि अब 80 से 90% ये तीनों के तीनों समझ चुका था ना बैटलफील्ड किलर मूव जो यहाँ पे लगे थे यूलू ब्लेसलैंड में, इसलिए। आखिर में फेंगयुआन ने फिर से सामना किया बैटलफील्ड किलर मूव अनमूविंग ट्रूप का। यहाँ उसे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। अनमूविंग ट्रूप्स यूलू ब्लेसलैंड का फाइनल ट्रायल था। ये भी विजडम पास से रिलेटेड था, तोड़ना बड़ा टफ था। पिछली लाइफ में फेंगयुआन ने कभी इसे अनरावल किया ही नहीं था, इसलिए अब प्रोग्रेस स्लो हो गई। फेंगयुआन ने सिंपली छोड़ दिया। अब वो ज़ॉम्बी अलायंस जॉइन नहीं कर रहा था, इसलिए शार्क डीमन उसे फोर्स नहीं कर सकता था। पर मेन रीज़न सेंट्रल कॉन्टिनेंट था। वहाँ अभी भी बहुत बड़ी क्योस थी। स्टेरी स्काई ग्रोटो हेवन ब्रेक हो गया था और उसके काउंटलेस फ्रेगमेंट वर्ल्ड्स के सेंटर वाले मतलब एक तरीके से सेंट्रल कॉन्टिनेंट में इधर से उधर गिर गए थे। पिछली लाइफ में फेंगयुआन ने फ्रेगमेंट वर्ल्ड के ड्रीम रेलम से ड्यूअल ग्रैंड मास्टर अटेंडमेंट लिया था, लेकिन तब उसने ड्रीम रेलम पूरा एक्सप्लोर नहीं किया था। इस लाइफ में फेंगयुआन को बहुत ही एक तरीके से पार्टिसिपेट करना था। उसने ड्रीम रेलम फुली एक्सप्लोर कर लिया तो गेन्स कितने बड़े होंगे, क्योंकि पिछली बार ग्रैंड मास्टर बना था। इस बार दोबारा से एक्सप्लोर करा तो क्या सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बन जाएगा क्या, या ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन जाए? देखते हैं क्या होगा। क्या उसका विजडम पाथ और स्टार पाथ अटेनमेंट लेवल और ऊपर चला जाए? शायद उसके दूसरे पाथ का अटेनमेंट लेवल भी बढ़ जाए, देखेंगे। कुछ दिन बाद फेंगयुआन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के एक नेमलेस वैली में आया। यहाँ स्टेरी स्काई ग्रोटो हेवन का फ्रेगमेंट वर्ल्ड गिरा था, टेम्परेली अभी स्टेबल था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एशियन सेक्ट ने अपने गो इमॉर्टल भेजकर इस वैली को गार्ड किया हुआ था। जब ही फेंगयुआन को लेकर आया तो दूसरे गो इमॉर्टल के चेहरे पर अच्छे वाले एक्सप्रेशन तो नहीं थे। अभी फेंगयुआन की कल्टीवेशन रैंक 6 के बॉटम टायर पे थी, इसी वजह से उसे ये चांस मिला था। फ्रेगमेंट वर्ल्ड बस रैंक 6 बॉटम टायर गो इमॉर्टल को ही टॉलरेट कर सकता था और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 सेक्ट में ऐसा लो लेवल गो इमॉर्टल और कोई था ही नहीं, इसलिए फेंगयुआन यूनिक कैंडिडेट था। मतलब देखो अगर उनके पास होगा भी ना तो भी वो इतना पावरफुल नहीं होगा जितना फेंगयुआन होगा, इसलिए इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने कॉन्टेस्ट के रूल का पूरा फायदा उठाया और उसे अंदर भेजने का मौका दिया, जैसे पिछली लाइफ में हुआ था। फेरी बाइकिंग ने फेंगयुआन से रिक्वेस्ट की कि वो फेंग जिंग हुआंग का ध्यान रखे। फेंगयुआन मान गया, पर अंदर से सोच रहा था क्या उसे यही मार देना चाहिए। फेंगयुआन को इन्फो था कि स्पिरिट एफिनिटी हाउस ने फेंग फेंग जीजे की डेथ को सीक्रेट रखा था। लोगों को बोला गया था कि वो नॉर्थर्न प्लेन्स में मिसिंग है, लेकिन फेंगयुआन ने प्लान ड्रॉप कर दिया। फेंगयुआन ने सोचा पिछली लाइफ में फेंग जीजे मरा था, पर अभी 100 डेज बैटल एंड नहीं हुआ है, कुछ भी हो सकता है। उसकी डेथ कंफर्म अभी भी नहीं हुई है और सबसे इम्पोर्टेंट मैं तब फेंग जिंग हुआंग के पीछे गया था क्योंकि मुझे उसका ड्रीम विंग्स इमॉर्टल को चाहिए था, लेकिन वो मॉर्टल होते हुए भी उसे एक थॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। मेरे पास कोई स्पेशल मेथड तो नहीं था उसे चुराने का। अभी उसे डील करना मतलब खुद को मतलब मरने बुलाना है। अगर मैंने ट्राई किया तो स्पिरिट एफिनिटी हाउस उनके अलाइज सीधा मुझ पर ही टूट पड़ेंगे, इसलिए मैं भी इसको मारूंगा नहीं। मतलब इससे इससे भी नॉर्मल रहूंगा, बस उंगली नहीं करूंगा ज़्यादा।
ही फेंगयांग बोला, अंदर जाओ, दूसरे ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, तुम्हारी कल्टीवेशन सबसे ऊपर है इसलिए तुम लास्ट हो। ये सिचुएशन इमॉर्टल क्रेन सेट की वीकनेस की वाली दिक्कत भी थी। अगर स्पिरिट एफिनिटी हाउस जितने स्ट्रांग होते तो फेंगयुआन पहले भेजने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यानी स्पिरिट एफिनिटी हाउस का ज़्यादा मतलब होता है ना नेपोटिज्म में आगे भेज देना कि अरे ये मेरा मेरा वाला आगे जाएगा, मेरा वाला हिस्सा आगे जाएगा, तो वही बात है। फेंगयुआन के सामने था फ्रेगमेंट वर्ल्ड, एक ओशन ब्लू लेक जो ऐसा लग रहा था जैसे हाफ टोन पेंटिंग माउंटेन के बीच में इंसर्ट हो गई हो। ये कंप्लीट ग्रोटो हेवन या ब्लेस लैंड नहीं था। फेंगयुआन ने सीधा कदम रखा और नेक्स्ट मोमेंट पे वो अंदर पहुंच गया। पीछे पीछे वाले गो इमोर्टल्स अब उसके सामने मतलब एक तरीके से सेम वर्ल्ड में नहीं थे। अब वैली के अंदर सब अलग था। वो उसकी नज़र सीरियस थी और जेलस भी थी और थोड़ी सी अजीब भी थी जो उसके आसपास लोग देख रहे थे उसको, पर मजबूरी थी। उनकी कल्टीवेशन और दाव मार्क्स बहुत ज़्यादा थे। अगर वो एंटर करते तो फ्रेजाइल फ्रेगमेंट वर्ल्ड टूट जाता। यानी जो उसको देख रहे थे वो जल रहे थे उससे कि ये अंदर कैसे चला गया। फेंगयुआन ने लेक को देखकर याद करा कि पिछली लाइफ में एक डेसोलेट बीस्ट ड्रैगन फिश छुपी हुई थी सेंटर के स्मॉल आइलैंड के पास। किसी इमॉर्टल गू के इन्फ्लुएंस से वो बिजर्क हो गई थी। तब मेरे पास सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू था। मैं स्ट्रेंथ पाथ जाइंट हैंड्स यूज़ करता और लेकिन अब तो वो नहीं है तो कैप्चर करना टफ होगा। वो उड़ा और आइलैंड के पास गया, बिल्कुल पिछली लाइफ की तरह। हेवेंस एनवी मैनर के एलीट डिसिपल आइलैंड पर ट्रैप थे। लेक के पास आसपास ड्रैगन फिश का हल्ला मचा हुआ था। बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट हो रही थी। फेंगयुआन ने इमॉर्टल मेथड्स यूज करके थोड़ा टाइम का एफर्ट लिया और ड्रैगन फिश को कैप्चर कर लिया। ड्रैगन फिश के अलावा 6 लाख से ज्यादा ऑर्डिनरी ड्रैगन फिश वहां भी मौजूद थे, उनको भी ले लिया। हेवेंस एनवी मैनर के बंदे शॉक्ड हो गए और ड्रीम रेलम की तरफ अपना बंदा उड़ के चला गया। वो शॉक्ड के शॉक्ड रह गए, वो देखते ही रह गए। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि फेंग जिंगवांग ऑलरेडी 4 स्पिरिट एफिनिटी हाउस के गोई मॉडल के मास्टर के साथ ड्रीम रेलम ऑक्यूपाई कर चुकी है। फेंग जिंगवांग मुस्कुराई, वो कहती है फेंगयुआन मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। उसकी लुक्स बहुत ही शार्प थी लेकिन फेयर और कॉन्फिडेंस वाला फुल था। फेंगयुआन भी स्माइल करा, वो कहता है तुम्हारी माँ ने मुझसे बोला है कि तुम्हारा ख्याल रखो। मैं तुमसे ट्रबल नहीं ढूंढूंगा, तुम्हें इजी टाइम मिलेगा लेकिन उसका प्राइस देना होगा। तुम मुझे क्या दे सकती हो? फेंग जिंगवांग बोलने वाली थी पर फेंगयुआन ने इंटरप्ट कर दिया। वो फेंगयुआन कहता अगर तुम मुझे इमॉर्टल ज़ॉम्बी का ह्यूमन बनाने वाला कोई मेथड ऑफर करना चाह रही हो तो भूल जाओ। मैं ऑलरेडी एक सूटेबल मेथड ढूंढ चुका हूँ। वो और तुम्हारा 10 एक्सट्रीम फिजिक वाला मेथड तो वैसे ही टट्टी था। फेंग जिंगवांग शॉक हो गई। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फेंगयुआन इतनी जल्दी इमॉर्टल मतलब ज़ॉम्बी वाला रिवाइवल मेथड फाइंड कर लेगा। फेंगयुआन कहता चलो ऐसा करते हैं, मुझे पता है स्पिरिट एफिनिटी हाउस के ड्रीम रेलम रिसर्च के बाकी 9 सेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे बस एक ड्रीम पाथ मॉर्टल गो रेसिपी चाहिए, उसके बदले मैं तुम्हें ये ड्रीम रेलम ऑक्यूपाई करने दूंगा, एक्सप्लोर करने दूंगा। तुम्हारे पास ड्रीम विंग्स इमॉर्टल गो है तो क्या तुम्हें एक भी मॉर्टल गो रेसिपी नहीं मिला क्या? रूल के हिसाब से स्पिरिट एफिनिटी हाउस का रैप यानी फेंग जिंगवांग को ये जगह ऑक्यूपाई करने के लिए चैलेंज पेश करना पड़ता। बेस्ट ऑफ 3 जीतने के बाद ही वो ओपोनेंट के राइट्स ले सकती थी। और मतलब और चाहे उसके पास फेरी बाइक्विंग का इमॉर्टल गो विल और इमॉर्टल एसेंस भी था, फिर भी वो एक मॉर्टल थी। वो इमॉर्टल ज़ॉम्बी फेंगयुआन से फाइट नहीं कर सकती थी। फेंग जिंगवांग का चेहरा थोड़ा-सा बिटर हो गया। फेंगयुआन मतलब वो अब आगे कहती है कि फेंगयुआन तुम्हारी डिमांड इम्पॉसिबल है। मुझे ड्रीम विंग्स इमॉर्टल मतलब मेरे पास तो है, ये सबको पता है, लेकिन ड्रीम पाथ मॉर्टल गो रेसिपी की वैल्यू बहुत ही इमेंस है। तुम उसे अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। मैंने कुछ ड्रीम पाथ मॉर्टल गो पहले यूज़ किए हैं, पर वो सीक्रेट सेक्ट प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे। मैं उन्हें ड्रीम विंग्स के साथ कंबाइन करके इमॉर्टल किलर मूव बनाना चाहती थी पर फेल हो गई। मुझे एक भी ड्रीम पाथ मॉर्टल गो रेसिपी नहीं पता। तुम अपनी डिमांड चेंज करो, जैसे एक स्ट्रेंथ पाथ मॉर्टल गो रेसिपी ले लो। अभी तक ड्रीम रेलम लार्ज स्केल पर अपीयर नहीं हुए थे। ड्रीम पाथ अभी एक्सप्लोर हो रहा था, अभी एक प्रॉपर पाथ नहीं बना था। कुछ ड्रीम पाथ गो वॉर्म मिल रहे थे पर लिमिटेड क्वांटिटी में थे। एक पाथ तभी मैच्योर होता है जब वो वाइडली कल्टीवेट किया जाए, यानी बहुत सारे लोग उसको चूज करें और कल्टीवेट करें। इस वक्त ड्रीम पाथ अभी एक तरीके से इनफेमस था और सिर्फ सुपर फोर्सेस ही इस पर रिसर्च कर पा रही थी, इसलिए ड्रीम पाथ मॉर्टल गो रेसिपी की वैल्यू एक्सट्रीमली हाई थी, बहुत वैल्यूबल। अब देखते हैं, कुछ देर बाद फेंगयुआन ने आर्ग्यू नहीं किया। उसे पता था कि अगर फेंग जिंगवांग के पास कोई ड्रीम पाथ मॉर्टल गो रेसिपी भी हो तो भी वो उसे कभी शेयर नहीं करेगी। ये डिमांड बस एक एक्सक्यूज था, असली मोटिव कुछ और था। फेंगयुआन कहता है तो फिर सिंपल है, मुझे स्वॉर्ड इमॉर्टल बो क्विंग का इन्फो चाहिए। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता, पर यह बंदा स्पिरिट इंफिनिटी हाउस का लेजेंडरी कैरेक्टर था। मार्केट में जो कॉमन इन्फो है वो मत देना, असली वाला डेटा चाहिए। फेंग जिंगवांग सोची, कहती है ये फेंगयुआन मुझे अंडरस्टिमेट कर रहा है। मैं मॉर्टल हूँ लेकिन बचपन से इमॉर्टल वर्ल्ड में रही हूँ। बो क्विंग के बारे में मैं कैसे नहीं पता होगा मुझे, पर फेंगयुआन को इसकी इन्फो में मतलब क्यों चाहिए, मैं उसे क्यों दूं और इसे चाहिए भी क्यों? फिर उसने डिसाइड किया कि बो क्विंग तो वैसे भी मर चुका है, माँ से इन्फो मंगवाना ईज़ी होगा। सीक्रेट लेवल का सब नहीं दूँगी, बस एक तरीके से लिमिटेड शेयर करूँगी, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी।
उसने डील मान ली। लेकिन फेंगयुआन ने फिर बोला, एक बात और, ये ड्रीम रेलम इमॉर्टल क्रेन सेट के लिए मस्ट हैव है। तुम कितना टाइम एक्सप्लोर करोगी वो डिसाइड होगा तुम्हारी इन्फो के वैल्यू पे। अपनी माँ को अभी से ही प्रिपेयर करने को बोलो। 2 घंटे में सेंट्रल कॉन्टिनेंट मतलब टाइम चाहिए, मतलब 2 घंटे से मतलब देख लेना। वो देखो, ये जो फ्रेगमेंट वर्ल्ड है उसका टाइम अलग है ना, और बाहर का टाइम अलग है, तो उसके हिसाब से करा के देख लो। मुझे इन्फो चाहिए, फिर उसके बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें कितना टाइम मिलेगा। फेंग जिंगवांग का डील एक तरीके से हिल गया। उसे समझ आ गया कि फेंग युआन कोई बेवकूफ बनाना, मतलब बेवकूफ तो है नहीं, उसे बनाना भी पॉसिबल नहीं है। उसके पास अपनी सेफ्टी के लिए इमॉर्टल गु और इन्फो पाथ गु थे। फेरी बाई क्विंग कभी भी इसकी कंडीशन चेक कर सकती थी। काफी स्ट्रगल के बाद दोनों साइड से एग्रीमेंट हो गया। पेंग युआन डायरेक्ट वहां से निकल गया। अभी उसका टारगेट था डेसोलेट बीस्ट, हिडन एसेंस टर्टल और डेसोलेट प्लांट नेदर ग्रास। 2 घंटे, यानी 2 घंटे सेंट्रल कॉन्टिनेंट टाइम के हिसाब से ग्रोटो हेवन फ्रेगमेंट वर्ल्ड में कुछ दिन थे। उस टाइम में फेंगयुमा ने टर्टल और नेदर ग्रास दोनों कैप्चर कर लिए। फिर अपनी रॉकमैन मिनियंस को भेजकर, ताकि गो वॉर्म और रिसोर्स ढूंढ सके, वो सब भेज दिया। जब वो ड्रीम रेलम के पास वापस आया, फेंग जिंगवांग ने इन्फो का पहला बैच दिया। लेकिन मतलब मतलब देख के ना थोड़ा इरिटेटेड था कि ये सही बैच नहीं है। फेंग युआन ने डाटा चेक करा, उसका हेड थोड़ा सा हिल गया कि ये डीप इन्फॉर्मेशन है, स्पिरिट फैनिटी हाउस का असली इंटरनल डेटा है शायद ये। फिर उसने सोचा कि आगे भी तो होगी, तो थोड़ा मुंह भी बनाया कि और भी दे। मेरी प्रीवियस लाइफ में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हेवनली रिवर डिस्टर्ब हुआ था और बहुत गो इमोर्टल को फायदा मिला था। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन अब मेरे पास एक्सपीरियंस है, डिडक्शन की जरूरत कम पड़ेगी, टाइम बचेगा, शायद मैं फॉलिंग हेवनली रिवर को एक्सप्लोर कर पाऊंगा। फिर फेंगयुआन ने ओपनली बोला, इन्फो तो अच्छी है लेकिन सीक्रेट ज्यादा नहीं मिले। हमारी डील के हिसाब से तुम्हें 3 दिन मिलते हैं फ्रेगमेंट वर्ल्ड में टाइम के लिए। फेंग जिंगवांग ने थोड़ा सा हेड मतलब ऊपर नीचे करा, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत शिट फील कर रही थी। उसने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया था। सोचा था कि ड्रीम विंग्स इमोर्टल गो के साथ इजिली 6 से 7 दिन में पूरा ड्रीम रियलम क्लियर कर लेगी। रियलिटी में वो उससे ट्रैप्ड हो गई थी। अभी तक फर्स्ट लेयर भी उसने पास नहीं करा था। वो सोची, काश डील के टाइम प्राइस कम रखती। अब ये इन्फो बस 3 दिन दे रहा है, मतलब 3 दिन, मतलब मैंने जो इन्फो दी उसके हिसाब से तो 3 ही दिन दे रहा है, जो मेरी इंजरी सील करने के लिए भी इनफ नहीं है यार, शिट। फेंगयुआन आउटवर्डली कुछ नहीं बोला। उसने उसकी सिचुएशन का जो नॉलेज था, मतलब इतना नहीं पता था, लेकिन चुपके से वो दूसरे साइड से ड्रीम रियलम में घुस गया था। अपनी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस और ड्रीम पाथ मॉडल गू के कलेक्शन की वजह से वो बार बार अनरेवल ड्रीम किलर मूव यूज कर पा रहा था। फर्स्ट लेयर बीस्टमैन वाइंड नॉट ग्रास ड्रीम में उसने क्लियर करी, सेकंड लेयर माउंटेन पीक एस्ट्रोरेबल क्लियर करी, और लास्ट वाली लेयर चेस बोर्ड ड्रीम दोनों क्लियर करती है। फिर वो थर्ड लेयर तक पहुंच गया, जो उसने अपनी लास्ट लाइफ में कभी देखी ही नहीं थी। और सामने एक लेक थी, किनारे पर विलोस थे, पानी एकदम मिरर जैसा था, बीच में पवेलियन जहां एक फीमेल इमोर्टल मतलब एक तरीके से जीथर बजा रही थी, होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक का, वो बता रही थी जीथर। वो मुस्कुराई और बोली, तुम फाइनली आ गए। उसकी आंखों में स्टारलाइट चमक रही थी, लिप्स पे एक मिस्टीरियस स्माइल थी। फेंगयुआन का पूरा बॉडी शेक हो गया और वो कहता है, ये तो वही है, स्टार कंसलेशन इमॉर्टल वनरेबल, यानी एक फीमेल इमॉर्टल वनरेबल, जिसका नाम तुम जानते ही हो, स्टार कंसलेशन, मतलब बहुत फेमस है यार वैसे तो। और ये था थर्ड लेयर ड्रीम रेलम का, जिसमें भाई क्या बताएं, एकदम सीन हिला देने वाला था। शाम का टाइम था, स्काई स्टार से भरा हुआ था, लेक का पानी बिल्कुल शांत था। फेंगयुआन पवेलियन के सेंटर में खड़ा था, उसकी नज़र सीधा एक फीमेल इमोर्टल पे टिक गई थी, जो कि और कोई नहीं, स्टार कंस्टलेशन इमोर्टल वनरेबल थी। हिस्ट्री में 10 वनरेबल्स थे, रेड लोटस डीमन वनरेबल को छोड़ के सबका फेस दुनिया को पता था। स्टार कंस्टलेशन थी सेकंड वनरेबल, डिसिपल ऑफ अ प्रिमोडियल ओरिजिन इमोर्टल वनरेबल, हेवनली कोड की सेकंड इमोर्टल किंग। फेम और अचीवमेंट्स टॉप लेवल थे, इसलिए फेंगयुआन ने उसे इंस्टेंटली पहचान लिया था। वो लंबी थी, ब्लू ड्रेस पहने हुए थी, लॉन्ग ब्लैक हेयर थे, रिश्त तक आ रहे थे, व्हाइट स्किन थी और वैसे मिस्टीरियस आइज थी। पवेलियन में बैठकर जीथर बजा रही थी। स्टार कंसलेशन बोली, तुम फाइनली आ गए। उसकी वॉइस बड़ी शांत थी और एक तरीके से सूथिंग थी। फेंगयुआन ने अपने कपड़ों को थोड़ा देखा और शॉक हुआ। उसका अपीयरेंस बिल्कुल ओरिजिनल था। नॉर्मली ड्रीम रेलम में फॉर्म चेंज हो जाता है, पहले चाइल्ड, फिर मॉर्टल यंगस्टर, फिर अब ये ओरिजिनल बॉडी आ गई थी, तो थोड़ा शॉक हुआ था। फेंगयुआन ने सोचा, क्या मेरा सोल ड्रीम में इतना डीप तक सिंक हो गया कि इमोर्टल किलर मूव फेमिलियर फेस भी काम नहीं कर रहा यहाँ पे। उसने अलर्ट होकर गार्ड अप कर लिया कि यार दिक्कत वाली बात ना आ जाए। पर स्टार कंसलेशन स्माइल करके उसने कहा, डर मत, मेरा सॉन्ग सुन। उसने जीथर बचाया, आवाज फ्लोइंग रिवर जैसी सॉफ्ट थी। फिर एशियन स्टाइल में गाना सुना, एक जैसे मतलब फॉलिंग सॉन्ग था, फेट के ट्रायल्स को रोक नहीं पाते,
बैंड स्वॉर्ड्स हेवनली रिवर का एंडलेस फ्लो है। स्पेक्ट्रल नाइट सोल को ले जाती है एंडलेस ड्रीम में। और स्प्रिंग और ऑटम के साथ सब बदलता है, सिर्फ हेवंस विल एटर्नल है। हैं? सॉन्ग में कुछ अजीब नहीं है? फैलन सॉन्ग फेट के ट्रायल को रोक नहीं पाते। फेट के ट्रायल्स को फैलन सॉन्ग, फैलन कुछ है ना? बेंट स्वॉर्ड हेवनली रिवर का एंडलेस फ्लो। हेवनली रिवर में तो वो सीन हुआ था, वो बोकिंग वाला। और स्पेक्ट्रल नाइट, स्पेक्ट्रल सोल से रिलेटेड लग रहा है ये, कि सोल को ले जाती है एंडलेस ड्रीम में। स्प्रिंग और ऑटम, और ऑटम है यानी स्प्रिंग ऑटम साथ में नहीं लगाया, वरना स्प्रिंग ऑटम सिकाडा बन जाता। स्प्रिंग और ऑटम के साथ सब बदलता है, सिर्फ हेवंस विल एटर्नल है। क्या कहना चाहती है कि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा मतलब सब बदल तो देता है लेकिन हेवंस विल को नहीं हरा सकता, ये कहना चाह रही है क्या ये? सॉन्ग में कुछ ना कुछ डीप बातें हैं, बाद में सोचेंगे यार, छोड़ो आगे देखते हैं। फैंजुआन को लगा ये फिलॉसफी है, पर उस समय उसको समझ नहीं पाया कि सॉन्ग खत्म होते ही स्टार कंस्टेलेशन का फिगर फेड हो गया। स्माइल अभी भी लिस्ट पर थी और नेक्स्ट मोमेंट पूरा ड्रीम रियलम गायब हो गया। अरे तो मतलब कुछ हिडन था ना, मैंने भी तो थोड़ा वो सोच लिया। थर्ड वाले का मतलब तो मुझे भी पता चल गया है। देखते हैं फैंजुआन क्या बताएगा। वैसे तो यही है ना, मतलब स्प्रिंग ऑटम, पता नहीं तुम्हें किसको पता हो तो बताना। वैसे तो मैंने यही सोचा है, होना तो यही चाहिए। आगे वो फेंगयुआन कहता है ये क्या, ड्रीम रेलम इतना सडनली डिसअपेयर कैसे हो गया? फेंगयुआन शॉक हुआ। फेंग जिंगवांग ने अभी बाहर मतलब शौक से आंखें खोली, पर फेंगयुआन ने अपना फिगर हाइड करके सेफ एग्जिट ले लिया। अब वहां पे उसने सोचा ये ड्रीम रेलम नॉर्मल नहीं था, इसका मेरे साथ कोई स्पेशल कनेक्शन है। स्टार कंस्टेलेशन मुझे क्या समझाना चाहती थी? पर इतना भी याद करने की कोशिश की, लिरिक्स याद नहीं आए, सिर्फ जीथर की आवाज माइंड में घूम रही थी। लिरिक्स यार, लिरिक्स मैंने तो जितना मैं ट्रांसलेट कर पाया उस पे तो यही था। वो क्वीन का है जैसे हेवेंस विल, वो वाला तो मैं समझ गया। स्पेक्ट्रल का स्पेक्ट्रल सोर्स है। बेंट स्वॉर्ड का बोकिंग से के साथ होगा। और फैलन सॉन्ग फेट के ट्रायल को रोक नहीं पाते। फैलन सॉन्ग फेट के ट्रायल्स को, ये वाला भी फर्स्ट वाली लाइन समझ नहीं पाया, बाकी की 3 लाइन तो समझ गया हूँ मैं। अब आगे देखते हैं। मीनवाइल साउथर्न बॉर्डर शैडो सेक्ट। शैडो सेक्ट का बेस लाइफ एंड डेथ प्लस लैंड। डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ के सामने एक ड्रीम रेलम था। ओल्ड मान यांशी रैंक के इमॉर्टल गू लेकर अंदर गया। जैसी एंट्री हुई, एक ब्लैक रॉब वाला मैन ब्लड शॉट आइस के साथ चिल्लाया, मर जा मर जा। ये सीधा यांशी पे अटैक कर रहा था। वो इमोबिलाइज हो गया। अगर कोई आउटसाइडर वहां होता तो तुरंत पहचान लेता, ये और कोई नहीं, स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल था। नेक्स्ट सेकंड यांशी फोर्सफुली ड्रीम रेलम से बाहर निकल गया। सोल इंजर्ड थी, मुंह से ब्लड निकल रहा था। ये ड्रीम रेलम स्टार कंस्टेलेशन वाले से भी ज्यादा ब्रूटल था। सिर्फ पहला लेयर एंटर करते ही उसे एक एनिमी कैरेक्टर बनाया गया था जो स्पेक्ट्रल सोल ने किल किया था। हर ट्राई में वही सीन रिपीट हो रहा था और यांशी मर जा रहा था, पर उसने एक इमोर्टल गू अंदर छोड़ दिया था। बिकम रियल रूल पाथ का गू था। अब उसने किलर मूव एक्टिवेट करके इमोर्टल एसेंस डालते ही गू एक सिल्वर फ्लैश बनके स्काई में घूम गया और ड्रीम रेलम के ऊपर एक लॉन्ग सिल्वर ट्रेल बनाकर रुक गया। यांशी ने इंटरनली चांट करना यानी बोलना स्टार्ट करा, राइस और चावल मतलब निकलना। उसके प्राइमरी से काउंटलेस गोबॉम निकलकर ड्रीम रेलम के इर्द गिर्द एक ह्यूज फॉर्मेशन बनाने लग गए। हजारों मॉर्टल गो, सब रैंक 5 के थे, साथ में बिकम रियल इमॉर्टल गो। और वो रैंक मतलब वो 9 इमॉर्टल गो जो ड्रीम रेलम में छोड़े गए थे, सब मिलकर एक मिस्टीरियस इमॉर्टल किलर मूव बन गए। 1 घंटे बाद ओल्ड मैन यांशी का चेहरा पर्पल गोल्डन हो गया। उसने अपनी पूरी लाइफ का जमा किया हुआ इमॉर्टल एसेंस सब गू वॉर्म को यूज में डाल दिया और खत्म कर दिया। बस एक बड़ी सी सिल्वर लाइट का ककून बना जो स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल के ड्रीम रेलम को पूरा टाइटली एकदम बंद करके एकदम समा लिया, एक ककून में बदल दिया। ओल्ड मैन यांशी ने गहरी सांस ली, थक कर लगभग गिर गया। उसकी आंखों में खुशी थी। वो ककून देखकर बोला, ओल्ड मैन यांशी कहता है अब बस इसके मैच्योर होने का वेट करना है। कुछ दिनों बाद हु इमॉर्टल बेस्टलैंड फेंगयुआन जमीन के अंदर केव के बाहर थोड़ा सा आया और हंसते हुए आ रहा था। उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया था। 1 महीने की मेहनत के बाद उसने फाइनली एक इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव क्रिएट किया था। उस मूव का नाम था स्टार सोल बैटलफील्ड। इसमें क्लीन सोल, स्टार मार्क, स्टार शूट, स्टार लाइट, स्टार थॉट कोर थे। ये मूव एक्सप्लोसिव पावर नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे एनिमी की बैटल स्ट्रेंथ को खत्म कर देता था, उसे एक तरीके से हरा देता था। बेंगीमान अपनी सोच में कहता है लाइट ऑफ विजडम सच में ओवर पावर्ड है। अगर मैं खुद करता तो कम से कम 3 साल या उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता। स्टार सोल बैटलफील्ड में टोटल 600 के आसपास गू थे इंक्लूडिंग इमॉर्टल गू, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन और मेथड्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, इसलिए सेटअप करने में फेंगीवान को कुछ मिनट्स लगते थे, जो एवरेज टाइम था, क्योंकि बैटलफील्ड किलर मूव वैसे भी स्लो सेटअप होते हैं। उसको याद आया कि लास्ट लाइफ में फेरिलिशान हाई ट्राइब के एल्डर से फाइट
करके मतलब करने के लिए ना ओरचार्ड गार्डन इन माउंटेन बैटलफील्ड किलर मूव पहले सेटअप कर दिया था उसने वहीं पर। फेंग युआन यहाँ पे एनालाइज करते हुए कहता है, ट्रैपिंग के केस में मेरा स्टार सोल बैटलफील्ड ओरचार्ड गार्डन इन माउंटेन जैसा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन अंदर एनिमी की पावर ना खत्म होगी, धीरे धीरे ड्रेन होगी, ऑलमोस्ट एंडलेस है, उसकी खत्म होती रहेगी जब तक अंदर रहेगा। और ये चीज़ में तो मेरा मतलब जो ब्लेस लैंड कह रहा हूँ, मतलब मेरा जो अटैक है वो सुपीरियर है। आखिर मैंने इसको फाइटिंग सोल बैटलफील्ड के बेस पर जो बनाया है। अब फेंगिवान इसको टेस्ट करने के लिए सूटेबल टारगेट सोचने लगा। तुरंत उसके दिमाग में एक चीज़ आई, वन फिंगर फ्लो शार्क, लेकिन उसने आइडिया तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। फेंगिवान सोच के कहता है, वन फिंगर फ्लो शार्क के पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ है और 3 है टाइम पाथ वाले इमॉर्टल गो। मेरा स्टार सोल बैटलफील्ड उसे ट्रैप नहीं कर सकता और उसके साथ फाइट करना मतलब शार डीमन और सुबाइमन को मतलब डील करना। वो ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस के साथ कॉर्पोरेट कर सकता था क्योंकि फेरी लिशान ने ऑलरेडी डेमोनिस को लेटर भेजकर समझा दिया होगा। अगर फेंगिवन अपने हाई लाउलान वाली मतलब अलाई आइडेंटिटी का यूज करता तो डेमोनिस के साथ मिलकर वन फिंगर फ्लो शार्क को हैंडल कर सकता था, लेकिन फेंगिवन ने ये नहीं चाहता था, यानी वो ये सब नहीं चाहता था, फ्लो के साथ बहना चाहता था। रीज़न क्लियर था, अगर बैटल सक्सेसफुल भी हो जाती, तो भी लूट ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस को ही मिलती। फेंगिवान को तो बस थोड़ा बहुत पोर्शन मिलता। अगर शार डीमन और सुबाइमन को मारना होता, मतलब मारना तो इम्पॉसिबल था क्योंकि डेमोनिस ज़ॉम्बी अलायंस मेंबर थी, तो एग्रीमेंट के हिसाब से वो अपने ही मेंबर को नहीं मार सकती। तो एक तरीके से इसलिए उसका पोर्शन भी कम मिलता फेंगिवान को, क्योंकि देखो, अगर कुछ कटेगा तो सब में बटेगा, तो एक तरीके से इन लोगों में ज़्यादा बढ़ जाता जो ज़ॉम्बी अलायंस के मेंबर है और फेंगिवान को कम मिलता। फेंगिवान का प्लान ये था कि फिर मुझे डेमोनिस से मिलना होगा, अगर मैं नहीं मिला तो हाई लालन और फेरेलिशान उसको चुप कर मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर सकती हैं। अगर मैं खुद जाके मिल सकता तो हाई लालन का प्लान फेल हो जाएगा और साथ ही डेमोनिस के लिए भी एक वार्निंग होगी। फेंगिवन ईस्टर्न सी वापस गया, वहां शार डीमन और सुमाइमन ऑलरेडी वेट कर रहे थे। इस लाइफ में यूलू ब्लेसलैंड अटैक उनका प्रोग्रेस फेंगिवन की वजह से फास्ट हुआ था, लेकिन फाइनल स्टेप अनमूविंग ट्रुप अभी भी एक तरीके से अनब्रेकेबल था। शार डीमन और बाकी सिर्फ इमॉर्टल गू हवा में देखते हुए फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे कि ये यार हम बाहर ही नहीं जा पा रहे, बाहर ही नहीं जा पा रहे। उनको क्लियरली फेंगिवन की हेल्प चाहिए थी, लेकिन फेंगिवन ने उनको कंप्लीटली इग्नोर करा था। उसके लिए शार डीमन की मदद करने से ज़्यादा प्रॉफिट ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस के साथ मिलकर यूलू ब्लेसलैंड को पूरा निगलना था और डेमोनिस के साथ उसका रिलेशन शार डीमन से ज़्यादा क्लोज भी था। इसलिए मतलब पिछली लाइफ में था तो इस लाइफ में एटलीस्ट ज़्यादा जानता है ना डेमोनिस को। अब यहाँ से आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आसमान नीला था, कुछ क्लाउड्स इधर से उधर तैर रहे थे। फेंगिवन हवा में फ्लोट कर रहा था और दूर तक होराइजन को देख रहा था। स्काई और सी दोनों ब्लू थे और एकदम लहरें हिल रही थी। सीन बहुत ही ग्रैंड लग रहा था। ईस्टर्न सी की खासियत थी जो साउथर्न बॉर्डर के माउंटेन से बिल्कुल अलग थी। कभी सी शांत होता, कभी नॉर्थर्न पैस जैसा फ्लैट हो जाता, कभी स्टिल हो जाता, लेकिन जो लहरें थी वो कभी कभी डेंजरस बन जाती। ईस्टर्न सी का नेचर हमेशा चेंज होता रहता था, इसी वजह से यहाँ का कल्चर यूनिक था। फेंगिवान शांति से वेट कर रहा था। नीचे का सी एरिया छोटा था, पहले बोडान का था, लेकिन अब उसे भगाया जा चुका था। अब यहाँ नॉर्थर्न पैस ज़ॉम्बी अलायंस की लीडर रैंक 8 फायर पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस थी। फेंगिवान ने उसके लिए एक लेटर समुद्र में डाला था। समुद्र काफी शांत था, तभी एक आवाज आई। डेमोनिस कहती है, कौन हो तुम? इतनी हिम्मत, तुमने मुझे गू रिफाइन करते वक्त डिस्टर्ब कर दिया। फेंगिवान अंदर से शॉक हुआ। उसने पहले इन्वेस्टिगेट मेथड यूज कर लिए थे पर ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस का ट्रेस ही नहीं मिला। मतलब वो इतनी नजदीक आ गई थी कि बोलने तक फेंगिवान को पता ही नहीं चला। फेंगिवान ने अपना मतलब नेचर शांत बनाए रखा, धीरे से बोला, मैं फेंगिवान हूँ, लेडी ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस को मेरा सलाम। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस की आंखों में चमक आ गई। उसका मूड वैसे भी ठीक था क्योंकि फेरी लिशान के लेटर्स से लिखा था कि वो दोनों के रिलेशन हाई लाउलान मतलब सुधर गए हैं और वो वापस मिल गया होगा ना, इसलिए खुश होगी। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस असल में गो रिफाइन नहीं कर रही थी, बस फेंगिवान को टेस्ट करने के लिए ऐसा बोला था। पर फेंगिवान बिल्कुल एक तरीके से अफेक्ट नहीं हुआ इस चीज़ से, जिस वजह से वो इम्प्रेस्ड हो गई थी। फेंगिवान कहता है, हाँ मैं ही हूँ। ये कहकर उसने अपना भेस हटाया और इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी दिखा दी। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस थोड़ा सा हैरान हुई। डेमोनिस कहती है, ये रैंक 8 एटीट्यूड को कमाल का है, मैंने कोई फ्लो नहीं देखा इसके अंदर। पर तुम्हारा विजडम पाथ स्टार चेन डाओ से क्या रिलेशन है? फेंगिवान हंसकर कहता है, वो भी मैं ही हूँ, पर मैं सिर्फ विजडम पाथ मतलब विजडम स्टार नहीं हूँ, बस इतना है। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस का इंप्रेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस कहती है, फेरी लिशान ने तो कभी बताया ही नहीं कि तुम विजडम पाथ में अटेंडमेंट रखते हो।
उसने तो पहले यूलू ब्लेसलैंड पे नज़र रखी थी और शार डीमन की इन्फो भी सीक्रेटली कलेक्ट कर रखी थी। चेन डाओ की आइडेंटिटी के बारे में उसे पता था कि कोई इसकी हेल्प कर रहा है, चेन डाओ नाम का शार डीमन की हेल्प कर रहा है। फेंग युआन कहता अगर मेरे पास विजडम पाथ अटेनमेंट ना होता तो मैं अकेला इंपीरियल कोड ब्लेसलैंड में मतलब कैसे उंगली कर देता। लेडी ब्लेसिंग हेवन डेमोनिस, क्या आप यूलू ब्लेसलैंड में इंटरेस्टेड हैं? डेमोनिस मुस्कान के साथ कहती है तुम्हें क्या लगता है? फेंग युआन कहता अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं यहाँ से मतलब मैं यहाँ आता ही नहीं। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस जोर से हंसी। डेमोनिस कहती है मतलब क्या ये तुम्हारे मास्टर पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की मर्जी है? फेंग युआन कहता जी हाँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा मतलब टाइम मिला है। मैं यूलू ब्लेसलैंड का फाइनल बैटलफील्ड किलर मूव तोड़ दूंगा, पर शार डीमन और सूबाई मन को हटाना आपका काम होगा। उसके पास स्टार थॉट इमॉर्टल गू और विजडम पाथ इमॉर्टल गू होने की वजह से फेंग युआन कॉन्फिडेंट था कि अनमूविंग ट्रुप को तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस का एक्सप्रेशन थोड़ा सा हिला, उसका पेशेंस ब्रेक हो रहा था। ब्लेजिंग डेमोनिस कहती है गुस्से से बिना बेस की बात कर रहे हो तुम कहते हो तुम कर सकते हो, पर मैं कैसे मान लूं कि तुम ये कर पाओगे? रैंक 8 गो इमॉर्टल का गुस्सा मतलब हल्के में नहीं ले सकते हैं। एटमॉस्फेयर थोड़ा सा हैवी हो गया, पर फेंग युआन बिल्कुल शांत था। उसे पहले से पता था कि वो ऐसे रिएक्ट करेगी। फेंग युआन कहता है आपको प्रोवोक करना सिंपल है, थोड़ा सा सब्र रखिए। ये कहकर उसने डायरेक्शन स्टार्ट करा। तुरंत ही उसकी बॉडी से स्टारलाइट चमकी, इमॉर्टल गू का ऑरा एकदम फैल गया। कुछ ही सेकंड में फेंग युआन रुक गया और बोला। फेंग युआन कहता है रैंक 8 एक्सपर्ट को डिड्यूस करना सच में बहुत ही टफ होता है। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस की आईब्रोज उठ गई। तो तुम्हारी फेल होने की एक्सक्यूज ये है क्या? फेंग युआन हंसते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने ऑलरेडी डिड्यूस कर लिया है कि आप ज़ॉम्बी अलायंस हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर चुकी हो। सू बाई मन और शार डीमन को साइड करने का प्लान बना रही हो। बोडान को कैप्चर करके फिर छोड़कर उसे फोर्स कर रही हो कि सू बाई मन को इमॉर्टल मटेरियल दे। फिर आप उन दोनों पे इमॉर्टल मटेरियल चोरी करने का इल्जाम लगाकर ऑफिशियली उनसे फाइट करोगी। ब्लेजिंग इवेंट डेमोनिस शॉक में आ गई। ये प्लान उसने सीक्रेट रखा था, उसके पास विजडम पास से बचाव के मेथड्स भी थे। फिर फेंग युआन ने इतनी जल्दी उसके इंटेंशंस मतलब एक तरीके से जो भी इंटेंशंस थे इतने कैसे कर लिए? अंदर ही अंदर सोच रही थी कि नो वंडर इस बंदे ने फेरी लिशान को एकदम इतना मतलब हिला दिया और हाई लालन को लॉस करवा दिया। शायद ये एक्चुअली पर्पल माउंटेन ट्रू मनार का डिडक्शन हो और ये लड़का बस उसका यूज कर रहा हो। वो तुरंत ही अपना शांत वाला नेचर ले आई। रैंक 8 इमोर्टल ज़ॉम्बी सिंपल ट्रिक से बेवकूफ नहीं बन सकती थी, इसलिए वो अपना शांत हो गई। अपनी डेमोनिस कहती है ठीक है, अगर तुझ में एबिलिटी तो है और टफ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा। ब्लेसिंग हेवन डेमोनिस ने और बोला और तुरंत फेंग युआन को पकड़ लिया। उसकी बॉडी से फायर ब्रस्ट हुआ। फेंग युआन का पूरा जो एरिया था फ्लेम में सराउंड हो गया। फेंग युआन थोड़ा सा शेक हुआ पर डर नहीं था, क्योंकि हाई लाउलन का एटीट्यूड भी उसके पास था। अगर डेमोनिस उसे मारने की कोशिश करती तो फेंग युआन भी उस गू को डिस्ट्रॉय कर देता। फेंग युआन रेसिस्ट नहीं करता। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस उसे उठाकर एक फेरी रेनबो बना के स्काई तोड़ती हुई ले गई ऊपर। फेंग युआन को बस आग ही दिख रही थी, मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो रही थी। कुछ टाइम बाद फ्लेम्स गायब हुई और वो एक प्लेन वाली जगह में आ गया, एक प्लेन अलग ही जगह में आ गया। ये प्लेन पूरा ग्रीन था, हर तरफ यंग ग्रास थी, ट्रीज कम थे, इसलिए व्यू लॉन्ग डिस्टेंस तक क्लियर था। सबसे ज्यादा अटेंशन खींच रहा था एक प्लेस कह रहा हूँ, एक पैलेस ग्रीन गोल्डन डिजाइन का और कार्विंग में एकदम सी स्काई माउंटेन्स से एकदम बने हुए थे। ये रिमोट एंटिक्विटी एरा का स्टाइल था और उससे स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल गू ऑरा आ रही थी और ये क्लियरली एक इमॉर्टल गू हाउस था। वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे गो इमोर्टल्स खड़े थे। ग्राउंड और स्काई दोनों तरफ पैलेस को सराउंड किया हुआ था। सबकी नज़र डेमोनिस और फेंग युआन पर थी। अभी अभी उसका फेरी एंट्रेंस इतना लाउड था कि इग्नोर नहीं कर सकते थे। डेमोनिस ने अपना रैंक 8 ऑरा रिलीज करा, इसलिए सब फोकस उस पर ही आ गया। नेचुरली फेंग युआन भी स्पॉटलाइट में आ गया था। तीन इमोटस आगे बढ़ के आए, रिस्पेक्टफुली बोलते हैं। सॉन्ग कुन नाम का बंदा कहता है ग्रीटिंग्स लेडी ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस, और काई शोंग कहता है पे रिस्पेक्ट। रुओ लाई गुई ई कहता है बहुत ही हॉनर है आपको देखने का। ये तीन अलग अलग क्लैन के रिप्रेजेंटेटिव थे, सॉन्ग, काई, रुओली, जो ईस्टर्न सी के टॉप सुपर फोर्सेस थे। ये तीन ही असेंडिंग हेवन प्लेन के लिए कम्पीट कर रहे थे। ब्लेसिंग हेवन डेमोनिस ने लाइटली बोला मैंने सुना है ओल्ड एसेंट्रिक तियान नान की इनहेरिटेंस यहाँ है। मैं ट्राई करने आई हूँ, तुम लोग अपने मेथड्स हैंडल करो। तीन क्लैन साइलेंट रहे, पर कैजुअल वर्ड्स के पीछे डेमोनिस की रैंक 8 पावर, उसके पीछे ज़ॉम्बी अलायंस का सपोर्ट सबको प्रेशर में डाल रहा था। अगर ज़ॉम्बी अलायंस ने असेंडिंग हेवन प्लान में इंटरफेयर किया तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता। सॉन्ग कुन बोला लेडी ब्लेजिंग हेवन गेस्ट है, कैसे रूड हो सकते हैं? आपको कंपनी तो दे ही सकते हैं। कंपनी यहाँ पे काई शोंग कहता है सही कहा, मैं सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगा। रुओ लाई गुई ई तुरंत ही ज्वाइन कर गया। डेमोनिस ने उन्हें अलाउ कर दिया साइड में खड़े होने का। ये तीन क्लैन आपस में कम्पीट कर रहे थे
और जब बाहर की फ़ोर्स जैसे डेमोनिस आ गई तो वो इंस्टेंटली कोलैबोरेटिव हो गए कि कोलैब करने लग गए। ब्लेज़िंग हेवन डेमोनिस को क्लियर पता था कि ये 3 अपने क्लैन्स को रिपोर्ट कर चुके हैं, जल्दी ही रैंक 8 एक्सपर्ट आ जाएँगे। उसे ये भी पता था कि चाहे असेंडिंग हेवन प्लेन का इनहेरिटेंस कितना भी टेम्पटेटिंग हो, वो खुद क्लेम नहीं कर सकती। अगर उसने ट्राई किया तो 3 फोर्सेस के अगेंस्ट जाना पड़ सकता है और ज़ॉम्बी अलायंस की भी हेल्प नहीं मिलेगी इसलिए। डेमोनिस पावरफुल और डोमिनेटिंग थी, पर स्टूपिड नहीं थी, स्मार्ट थी, समझती थी कब बैक ऑफ करना है, कब क्या करना है। इसी वजह से फेंगयुआन की प्रीवियस लाइफ में उसने अलायंस एग्रीमेंट बनाया था। एक्चुअली इस ट्रिप का रियल मोटिव इनहेरिटेंस लेना नहीं था, वो बस फेंगयुआन की विजडम पाथ अटेनमेंट टेस्ट करना चाहती थी, यानी टेस्ट कर रही थी कि कैसी है। देखना चाहती थी कि वो सच में कैपेबल है या सिर्फ पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के सपोर्ट से ही ब्लफ करके ये सब कर रहा है। यानी उसे पता क्या, देखो शुरू-शुरू में जो फेंगयुआन ने डिड्यूस करा कि उसका प्लान बता दिया कि तुम ये सब करना चाहती हो, और हम जानते हैं ये प्लान उसको कैसे पता चला था, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में फेंगयुआन ने ये सब अपनी आँखों से देखा था, इसलिए उसे ये प्लान पता था और इसने इस टाइम पे आके ये सब सुना दिया और ये चौंक गई। लेकिन अपनी जो डेमोनिस है वो है स्मार्ट, उसे पता चल गया कि ये जो चीज़ है ना, ज़रूरी नहीं कि फेंगयुआन ने ही डिड्यूस की हो, क्या पता पर्पल माउंटेन ने की हो। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि फेंगयुआन ज़्यादा स्मार्ट है या पर्पल माउंटेन ने उसे बताया है, तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए वो यहाँ आई थी असेंडिंग हेवन प्लान में, जहाँ पे 3 क्लैन आपस में कम्पीट कर रहे थे। जैसे इंपीरियल कोड कॉन्टेस्ट था ना, आपस में कम्पीट करके जीतने वाले को मिलेगा, ऐसे यहाँ पे असेंडिंग प्लान था। यहाँ पे भी 3 क्लैन आपस में कम्पीट कर रहे थे, कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं था, लेकिन डेमोनिस पावरफुल थी इसलिए वो आ गई बस चेक करने के लिए। अब इतने टाइम में जब तक जो रैंक 8 के एक्सपर्ट है, जो ये 3 क्लैन के एक्सपर्ट है, वो यहाँ तक नहीं आ जाते, तब तक का टाइम है फेंगयुआन के पास इस जगह पे आके अपना कमाल दिखाने का, ताकि डेमोनिस इम्प्रेस हो जाए और आगे नेगोशिएशन बढ़ सके। देखते हैं अब फेंगयुआन कर पाएगा कि नहीं। इससे पहले आगे का एपिसोड कंटिन्यू करें, हम एपिसोड कर देते हैं खत्म, क्योंकि यहीं पे एपिसोड होता है खत्म। कल मैं लाऊँगा लंबी वीडियो।